बड़े भैया कैसे हो? दूसरे बड़े भैया, चालू करें क्लास? चलिए, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। राजस्थान के दुर्गों की बात कर रहे हैं। अभी हम उदयपुर संभाग में ही हैं। कोशिश करेंगे आज उदयपुर से किसी और संभाग में जाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो एक सूचना आप लोगों के लिए कि आज मेरी 2 घंटे की क्लास है। अब उस चेहरे को आप यूं रखो या यूं रखो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। हाँ, पता नहीं, मेरे को ध्यान में। तो सुबह सुबह मैसेज आ गया आज 2 घंटे क्लास है ना। तो 2 घंटे इस 50 किलो वजन को झेलना है 2 घंटे तक। हाँ, चलिए कोई बात नहीं, अच्छा लगा आप लोगों ने। मेरी खुशी का राज मेरी पत्नी है। अपन राजस्थान के वो किसी स्टूडेंट ने कह दिया, सर आपकी खुशी का राज क्या है? तो खुशी की राज मेरी पत्नी है। हम राजस्थान के दुर्गों की बात कर रहे हैं और दुर्गों में हमने चित्तौड़गढ़ दुर्ग की बात करी थी। शुरुआत कर लेते हैं फिर से चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है वो 7वीं सदी में चित्रांगद मौर्य द्वारा इस दुर्ग का निर्माण कराया गया था, जिसे बाद में लगभग 15वीं सदी के अंदर महाराणा कुंभा ने इस दुर्ग को पुनर्जीवित किया है, जीर्णोद्धार किया है, मरम्मत कार्य किया है मेसा पठा, चंबल एवं गंभीरी नदी के संगम पर। ठीक है, यह चित्तौड़गढ़ दुर्ग एक ऐसा दुर्ग है जो हमारा दानवन श्रेणी के अलावा सभी श्रेणी में रखा जा सकता है। ऐसा हमारा चित्तौड़गढ़ है। गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। क्या बात करी, अच्छा लगा। उपनाम में बात करते हैं, इसको चित्रकूट कहते हैं। मालवा का प्रवेश द्वार कह रहे हैं, दक्षिणी पूर्वी प्रवेश द्वार कह रहे हैं। यह हमारा राजस्थान का गौरव कहला रहा है, दुर्गों का सिरमौर कहला रहा है। इतने नामों से हम चित्रकूट दुर्ग को जानते हैं। दुर्ग की आकृति वेल मछली के समान दिखाई दे, जैसे मेसा पट्टा पे एक वेल मछली सोई हो, ऐसा हमारा दुर्ग दिखाई देता है। ठीक है, फिर हम इस दुर्ग की कुछ विशेष बातों की बात करें कि इस दुर्ग पर सबसे पहला जो आक्रमण किया गया था वो अफगान का सूबेदार एक मामू था, उसके द्वारा सबसे पहले आक्रमण किया। यह राज्य का सबसे बड़ा दुर्ग है जो 305 हेक्टेयर क्षेत्रफल में हमारा यह दुर्ग फैला हुआ है। राजस्थान का पहला आवासीय किला या लिविंग फोर्ट के नाम से इस दुर्ग को जानते। इस दुर्ग पर अनेक वंशों के शासकों द्वारा राज किया गया, जिसमें हम बात करें गोइल वंश, सोलंकी वंश, परमार वंश, खिलजी वंश और मुगल वंश और गहलोत वंश, सिसोदिया वंश कहलाते हैं। इतने वंशों का राज हमारे इस दुर्ग पर रहा है। ठीक है, फिर हम इस दुर्ग के दर्शनीय स्थल की ओर बढ़े थे। सबसे पहले हमने दर्शनीय स्थल में विजय स्तंभ उर्फ कीर्ति स्तंभ की बात करी, जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने 1437 में सारंगपुर युद्ध जीता, मालवा युद्ध जीता, मोहम्मद खिलजी प्रथम को हराकर उसके उपलक्ष्य में 1440 से 1448 के मध्य इस दुर्ग का निर्माण कार्य करा गया। इस दुर्ग का जो आधार तल है वो 30 फीट चौड़ा है और ऊंचाई 122 फीट है, जिसमें 9 मंजिला है और 157 सीढ़ियां हैं। ठीक है, इस स्तंभ का जो शिल्पी है वो 3 बेटे और एक बाप है। बाप है जेता, बेटे हैं पोमा, नापा और पुंजा। इसके शिल्पी है, किसकी बात करूं? विजय स्तंभ की बात। विजय स्तंभ जो है वो हमारे 3-4 विभाग का अभियान का प्रतीक चिन्ह कहलाता है, जिसमें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान पुलिस और अभिनय भारत और जेके सीमेंट है ना। आपने देखा होगा जेके सीमेंट पे विजय स्तंभ का ही चित्र दिखाई देता है। 4 चीज का यह प्रतीक चिन्ह कहलाता है। विजय स्तंभ की तीसरी मंजिल वैसे देखा जाए तो हर मंजिल पर भगवान विष्णु के अवतारों की मूर्तियां लगी हुई है, लेकिन तीसरी मंजिल पर 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह अल्लाह लिखा है और 8वीं मंजिल पर किसी प्रकार की कोई मूर्ति नहीं है। 9वीं मंजिल 1857 के आसपास बिजली गिरने से क्षतिग्रस्त हुई, जिसका पुनर्निर्माण जीर्णोद्धार मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह जी ने कराया है।
ठीक है। फिर हम बात करते हैं, ये जो स्तंभ है हमारा भगवान विष्णु को समर्पित है, अतः इसको विष्णु ध्वज गढ़ कहते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, डॉक्टर उपेंद्र नाथ कहते हैं। फिर इस स्तंभ को हम बोलते हैं भारतीय जीवन का, लोक जीवन का रंगमंच, ये कहने वाले इतिहास का गोपीनाथ शर्मा है। फिर हमने इस स्तंभ को क्या कहा, भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश कहने वाले डॉक्टर गौर्ज है। और इसके अलावा हिंदू देवी देवताओं का अजायबघर इसको कहते हैं। क्लियर। अब इस स्तंभ की ऊपरी मंजिल जो नवी मंजिल है, वहां पर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति रखी हुई, जो महाराणा कुंभा के युद्ध विजय की कीर्ति का बखान करता, अतः इसको हम कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति कहते हैं, कीर्ति स्तंभ कह रहे। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जो लिखी है वो अत्रि और उसके पुत्र महेश भट्ट द्वारा 1460 ईस्वी में लिखी गई। कब लिखी गई? 1460 ईस्वी में लिखी गई है ना। 1517 अगर विक्रम संवत के ये है, वो 1460 ईस्वी में लिखी गई। क्लियर। फिर हमने सेकंड स्तंभ की बात करी, वो हमारा जैन कीर्ति स्तंभ। जैन कीर्ति स्तंभ का निर्माण जो किया गया है वो जैन व्यापारी बगेरला ने करा, जिनको अपन जीजा नाम से जाने। इनके पुत्र हैं पुण्य सिंह, उनके द्वारा भी इसमें सहयोग कार्य दिया गया। यह जो स्तंभ है जैन कीर्ति स्तंभ हमारा 75 फीट ऊंचा है और 7 मंजिला है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ जी को समर्पित है। फिर उसके बाद हमने दर्शन किया समीदेश्वर महादेव मंदिर। समीदेश्वर महादेव मंदिर का जो निर्माण है वो परमार शासक भोज द्वारा हुआ है। इस समीदेश्वर महादेव मंदिर का जीर्णोद्धार जो करा गया वो राणा कुंभा के पिता श्री मोकल द्वारा कहा गया, अतः समीदेश्वर महादेव मंदिर को मोकल मंदिर कहते हैं। और भगवान शिव की त्रिमुखी मूर्ति है, अतः इस मंदिर को त्रिभुवन नारायण मंदिर भी कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर दर्शन स्थल में मंदिर की बात करें तो यहाँ आपको कालिका माता मंदिर मिलेगा, लेकिन जो कालिका माता मंदिर से पहले यह मंदिर जो वास्तव रूप में सूर्य मंदिर हुआ करता था। मीराबाई का मंदिर देखते हैं तो मीराबाई का मंदिर का निर्माण महाराणा सांगा ने कराया है, अपनी पुत्र वधु मीराबाई की भक्ति भावना के लिए कराया गया। लेकिन इस मंदिर में मीराबाई की मूर्ति न होकर मीराबाई की फोटो फ्रेम है। मीरा मंदिर के ठीक सामने हम संत रैदास की छतरी पढ़ेंगे, जब भी 4 खंभों की उसकी बात करेंगे। ठीक है। यहाँ पर आपको बाण माता का मंदिर मिलेगा। बाण माता शिशुदिया गुलवंश की आराध्य देवी कहलाती है। इसके अलावा यहाँ पर अन्नपूर्णा माता मंदिर है, जो बरबड़ी माता बीरबड़ी माता नाम से जाना जाता है, जिसका जीर्णोद्धार निर्माण जो कार्य राणा हमीर द्वारा कराया गया। ये तक तो हमारी कल तक की कहानी थी, अब उसके आगे की कहानी है। समझ में आया? तो हम इसी की चर्चा यहाँ कर रहे हैं। आगे की बात करें, यहाँ पर आपको संत रैदास की छतरी मिलेगी। संत रैदास की छतरी के अलावा यहाँ आपको 4-5 आपको हवेलियां मिलेगी और कुछ स्मारक मिलेंगे। स्मारक कौन कौन से, उनकी बात करेंगे। तो यहाँ देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं संत रैदास छतरी, जो हमारी 4 खंभों से निर्मित, कितने खंभों से? 4 खंभों से निर्मित है, जो मीराबाई के संत जीवन के गुरु रहे थे। मीराबाई के कुल कितने गुरु हुए हैं? 4 गुरु है। मीराबाई के 4 गुरु अपने जीवन में हैं, जिसमें मीराबाई के जब संत बनी, उस संत गुरु में जो रहे वो संत रैदास थे। तो संत रैदास की छतरी जो है वो मीराबाई के मंदिर के सामने बनी। वो कितने खंभों की है? तो 4 खंभों की। साथियों, आने वाले समय हम छतरियां पढ़ेंगे, एग्जाम पूछी जा सकती है। 84 खंभों से लगाकर 1 खंभे तक, 84 खंभे से लगाकर 1 खंभे तक, 84 खंभे, 80 खंभे, 50 खंभे, 32 खंभे, 49 खंभे, फिर 16 खंभे, 18 खंभे, 20 खंभे, 8 खंभे, 12 खंभे, ऐसे कर 1 खंभे तक। तो सारी खंभों में छतरियां भी पढ़ने वाले। तो संत रैदास की छतरी कितने खंभों की है? 4 खंभों की, जो मीराबाई मंदिर के ठीक सामने बना हुआ। मीराबाई के संत रहे हैं, गुरु रहे, वो संत रैदास। फिर यहाँ पर साथियों कुंभा द्वारा, किसके द्वारा? कुंभा द्वारा इस दुर्ग में 7 द्वार बनाए गए, 7 द्वार निर्मित किए गए। कितने द्वार निर्मित किए गए? 7 द्वार। किसके द्वारा? कुंभा द्वारा। तो पहला जो द्वार कहलाता है वो पांडन पोल है। कौन सा पोल है? पांडन पोल। पांडन पोल पर एक क्षत्रिय स्मारक है, वो किसका है? बाघ सिंह स्मारक। बाघ सिंह स्मारक कौन सा? बाघ सिंह कौन सा है? प्रतापगढ़ के बाघ सिंह, जो 1535 ईस्वी में केसरिया हुए थे। ध्यान में आ रहा है? वो उन बाघ सिंह जी की छतरी या स्मारक है। तो पहला द्वार जो है चित्तौड़गढ़ पांडन पोल, वहां पर इनका स्मारक बना हुआ है। सेकंड स्मारक जो पोल कहलाता है वो है भैरव पोल। कौन सा है? भैरव पोल। भैरव पोल के बाद आता है हनुमान पोल। कौन सा पोल आता है? हनुमान पोल। एक यहाँ को एक साथ पोले लिख रहा हूं, इसको ध्यान में जाएगा। पहली पोल का नाम कहता है पांडन पोल कहलाता है। ठीक है साथियों। दूसरा पोल जो कहलाता है वो हमारा भैरव पोल कहलाता है। क्या कहला रहा है? भैरव पोल। तीसरा पोल जो कहलाता है वो हमारा हनुमान पोल कहला। कौन सा कहला रहा? हनुमान पोल कहला रहा। चौथा पोल जो कहला रहा है वो हमारा गणेश पोल कहला। कौन सा कहला रहा है? गणेश पोल कहला रहा है। 5वां जो पोल कहला रहा है, 5वां वो कहलाता है हमारा
जोडला पोल, कोना जोर्डन पोल या जोडला पोल, जोर्डन या जोडला, जोडन या जोडला पोल कहला, ठीक है, पांचवा पोल। और दो पोल और है, तो छठा पोल कहलाता है, दो भाई है, एक तो है लक्ष्मण पोल, एक तो लक्ष्मण पोल, और सातवां अंतिम पोल कहलाता है हमारा राम पोल। ये एग्जाम में आने की संभावना रख सकता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कुल कितने पोल हैं? तो 7 पोल। कितने पोल है बेटा लोगों? 7। पहला पोल जो पोल है वो पांडन पोल, वहां पर किसकी छतरी है? तो बाघ सिंह की छतरी है, बाघ सिंह जी का स्मारक है। भैरव पोल और हनुमान पोल दोनों के बीच में, जिसमें सबसे निकट जो है वो भैरव भाई, इन दोनों के बीच में 2 जने की छतरियां हैं। एक तो है हमारे कल्ला राठौड़ की और एक मिलेगी जमल राठौड़ की स्मारक छतरियां बनी हुई। याद रखना, दोनों पोल के बीच में, किसके? दोनों पोल के बीच में, लेकिन निकट पड़ता है भैरव पोल। तो भैरव पोल के निकट हमारी कल्ला राठौड़ की छतरी, जहां आश्विन शुक्ला नवमी को कल्ला राठौड़ जी का मेला लगता है। यही जयमल राठौड़ के स्मारक है जो भैरव पोल के निकट ही है। ये तो थे हमारे अंतिम। और 7वां अंतिम जो राम पोल है, यहां पर फत्ता सिसोदिया, कौन सा? फत्ता सिसोदिया का स्मारक बना। कहां पे? सिसोदिया, फत्ता सिसोदिया स्मारक बना हुआ। कहां बना हुआ है? तो ये हमारा राम पोल के निकट बना, राम पोल के ठीक सामने हमारा फत्ता सिसोदिया का स्मारक बना हुआ है। तो ये 7 पोले जरूर याद रखनी, एग्जाम आने की संभावना रख सकता है। वैसे रखेगा नहीं, क्योंकि हर दुर्ग में पोले हैं, जितने दुर्ग पढ़ेंगे हर दुर्ग में पोल दरवाजे हैं, तो बहुत कम इंपोर्टेंट होते हैं, वो एग्जाम पूछे जाए। लेकिन फिर भी मरता क्या नहीं करता, एग्जामिनर सीधा पूछ ले कि चित्तौड़ दुर्ग के पहले पोल का नाम क्या है, तो हम फंस ना जाएं। तो पहले पोल का नाम हमारा पांडन पोल है, और अंतिम पोल हमारा राम पोल कहलाता है। समझ में आया? तो सबसे पहला मैं बोलूं जो लिखना है आपको, लिखेगा संत रैदास छतरी। ऑनलाइन विद्यार्थी आप लोग भी लिखिएगा। अब धीरे धीरे चलूंगा, है ना, फास्ट नहीं चलूंगा। सबसे पहला लिखिएगा संत रैदास छतरी, संत रैदास छतरी। जितने भी ऑनलाइन विद्यार्थी वो भी नोट डाउन करें, जहां तक लिखा उसी के आगे। कोर्स कब तक हो जाएगा? आज ही खत्म हो जाएगा। बाकी का जितना भी कोर्स है, वो जितने भी कोर्स के जो शब्द हैं वो बोलकर आज इस कोर्स को समापन कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद कोई कोर क्लास नहीं चलेगी, अगर आप ऐसा चाहते हैं। और अगर ऐसा नहीं चाहते हैं, तारा सिंह, अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो मेरे साथ पढ़िएगा। बार बार मत पूछिए कि कोर्स कब तक हो जाएगा, अच्छा नहीं लगता है। बार बार मैं कहता हूं, मैंने शुरुआत में कह दिया कि जुलाई के आसपास मेरा कोर्स होगा, तो अब आज और कह रहा हूं जुलाई के आसपास मेरा कोर्स हो जाएगा। अब बार बार मत कहना, दिल दुखता है, यूं लगता है कि बच्चे मेरे साथ नहीं रहना चाह रहे हैं, है ना। तो संत रैदास की छतरी लिखा, लिखेगा 4 खंभों से निर्मित, डेस्क कर लेना, 4 खंभों से निर्मित, 4 खंभों से निर्मित। संत रैदास छतरी कितने की है? 4 खंभों से निर्मित है, 4 खंभों से निर्मित। संख्या बल पूछ सकते हैं, जीजियां याद रखना, सारी दीदियां, वो बेटा। तो संत रैदास छतरी कितने खंभों की है? 4 खंभों की। फिर उसके नीचे ना, छतरी के सामने मीराबाई का मंदिर स्थित, छतरी के सामने मीराबाई का मंदिर स्थित, छतरी के सामने मीराबाई का मंदिर स्थित, मीराबाई का मंदिर स्थित, मंदिर स्थित लिखा। अब लिखेगा नोट, लिखेगा नोट, नोट लिखिएगा, नोट। सबको नोट लिखना है संत रैदास छतरी के बाद। नोट लिखिएगा, महाणा कुंभा द्वारा, लिखो बेटा, महाणा कुंभा द्वारा दुर्ग में, महाणा कुंभा द्वारा दुर्ग में 7 द्वार, महाणा कुंभा द्वारा दुर्ग में महाणा कुंभा द्वारा दुर्ग में 7 द्वार, क्वेश्चन लिखो पोल, पोल, पोल बनाए गए हैं या निर्मित किए गए हैं, एक ही बात है। पोल, दुर्ग, द्वार बनाए गए या निर्मित किए गए। लिखा। सबसे पहला लिखो पांडन पोल, लिखो सबसे पहला पांडन पोल, पांडन पोल, पांडन पोल, पांडन पोल लिखा। पांडन पोल डेस्क करके लिखेगा बाघ सिंह का स्मारक, बाघ सिंह का स्मारक। पांडन पोल के सामने लिखना है बाघ सिंह का स्मारक, लिखा हुआ है बाघ सिंह का स्मारक। पांडा पोल के डेस्क करके लिखना है बाघ सिंह का स्मारक। याद करना, गलती से प्रश्न आने की संभावना रख सकता है, मेरे को उम्मीद है गलती से भी आ सकता है प्रश्न, ठीक है। सेकंड पोल का नाम लिखिएगा भैरव पोल, भैरव पोल, भैरव पोल, भैरव पोल,
भैरव पोल। भैरव पोल के सामने लिखना कल्ला राठौड़ की छतरी, कल्ला राठौड़ की छतरी, कल्ला राठौड़ की छतरी, कल्ला राठौड़ की छतरी। बाकी जानकारी कल्ला राठौड़ की हमने बहुत अच्छे से लोक देवता में करी है। कल्ला राठौड़ को हमने बहुत अच्छे से देवता में पढ़ लिया है, उम्मीद करता हूं आपने पढ़ा होगा, है ना। कल्ला राठौड़ की छतरी। ठीक, उसके नीचे लिखना है मेला। ठीक, उसके नीचे लिखो मेला आश्विन शुक्ल नवमी, मेला लिखो आश्विन शुक्ल नवमी। दूसरा पोल है भैरव पोल, डैश करके आपने लिखा कल्ला राठौड़ की छतरी, उसके ठीक नीचे लेना मेला आश्विन शुक्ल नवमी। तीसरी पोल का नाम लिखो हनुमान पोल, हनुमान पोल, हनुमान पोल, हनुमान पोल। डैश करके लेना है जयमल राठौड़ स्मारक, जयमल राठौड़ स्मारक, जयमल राठौड़ स्मारक। मैं अभी कुछ बात लिखाऊंगा, एक बार लिखिएगा जयमल राठौड़ स्मारक, स्मारक लिखा। अब इसके नीचे लिखेगा नोट, नोट हनुमान पोल डैश आपने ना है जयमल राठौड़ स्मारक, ठीक इसके नीचे ना है नोट। यह स्मारक, यह स्मारक लिखना है, यह स्मारक कौन सा स्मारक? जयमल राठौड़ स्मारक। यह स्मारक भैरव पोल एवं हनुमान पोल, यह स्मारक भैरव पोल एवं हनुमान पोल के बीच बना है, भैरव पोल एवं हनुमान पोल के बीच बना है, बीच बना है, बीच बना है। ये हो गए आपके तीन पोले, पांडन पोल, भैरव पोल और हनुमान पोल। ठीक है, किसने बनाई ये पोले? माना कुंभार ने। चौथी पोल लिखेगा गणेश पोल, सिर्फ नाम लिखना है पोल का, नाम लिखेगा गणेश पोल, गणेश पोल, सिर्फ नाम लिख लीजिएगा गणेश पोल। पांचवा पोल है जोर्डन पोल या जोडला पोल, जोर्डन पोल या जोडला पोल, जोर्डन पोल या जोडला पोल, जोर्डन पोल या जोडला पोल। ठीक है, छठा पोल है लक्ष्मण पोल, लक्ष्मण पोल, लक्ष्मण पोल, लक्ष्मण पोल, छठा पोल है लक्ष्मण पोल। और सातवां पोल है राम पोल, सातवां पोल लिखना है राम पोल, सातवां पोल है राम पोल। राम पोल के सामने लिखो फत्ता सिसोदिया स्मारक, राम पोल के सामने लिख लो फत्ता सिसोदिया स्मारक, फत्ता सिसोदिया स्मारक। राम पोल के सामने लिखना है आपको फत्ता सिसोदिया स्मारक, फत्ता सिसोदिया स्मारक। तो सातों पोलों के सामने किस किस पोल के सामने, किसके निकट के सामने कौन सा स्मारक छतरी आपके सामने है? बाकी तीन के जो बीच थे, बीच के तीन चार जो है उसमें कोई स्मारक छतरी, कोई दर्शनीय स्थल, धार्मिक स्थल नहीं है। याद रहेगा, हो सकता है चार पोले चार स्मारक छतरिया, आओ मिलान कर ले, पूछा जा सकता है एग्जाम में, है ना। तो याद रखिएगा कौन सा किसके सामने, मैंने आपके सामने लिखा दिया। ठीक है, अब अगला दर्शनीय स्थल है नवलखा भंडार है, लिखेगा नवलखा भंडार। अगला दर्शनीय स्थल पोलो के बाद संत रविदास छतरी हो गई, फिर पोले लिख दी, अब लिखना है नवलखा भंडार। अगला दर्शनीय स्थल चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नवलखा भंडार, नवलखा भंडार। एक बार इधर समझिएगा साथियों, नवलखा नाम से या नौलखा नाम से एग्जाम में प्रश्न आ जाते हैं, गलती से पूछ लेगा। क्या पूछेगा देखिएगा, आपका ध्यान किधर है? नवलखा इधर है। नवलखा भंडार की बात करें तो ये पड़ता है आपके चित्तौड़ दुर्ग में। कहां पड़ता है? चित्तौड़ दुर्ग में, जो आपने अभी देख रखा है। ठीक है, फिर अगर आपके सामने आ जाए नौलखा, नौलखा दरवाजा आ जाए, क्या आ जाए? नौलखा दरवाजा। ये सेकंड ग्रेड 2014 के एग्जाम में पूछा इस प्रश्न को, टीचर्स भर्ती में 2014 से 11 साल पहले नौलखा दरवाजा पूछे तो ये आपका आंसर आ जाएगा रणथंभौरगढ़। कौन सा आ जाएगा? रणथंभौरगढ़ आ जाएगा। अभी आने वाले समय में रणथंभौर में आने वाला है। ठीक है, और फिर पूछ ले नवलखा महल, नवलखा महल, तो नवलखा महल कहां है? तो ये हमारा उदयपुर में। कहां पर है? उदयपुर में। ये छोटी सी बातें याद जरूर रखना, कहीं एग्जाम में गलती से भी पूछ लिया जाए। ठीक है, ये मैंने दर्शनीय स्थल के नाम से तीन चीजें दी। ये गोदाम भंडार कहला रहा है, जो दासी पुत्र कौन था? दासी पुत्र बनवीर द्वारा, बनवीर ने चित्तौड़ पर लगभग लगभग हम बात करें तो 1436 से
1536 से 1540 के मध्य इस चित्तौड़दुर्ग पर इसका राज रहा है। बनवीर का राज रहा था इस चित्तौड़दुर्ग पर। तो उस समय इसने बनवीर ने क्या बनाया? नवलखा भंडार बनाया। लिख लीजिएगा, नवलखा भंडार दासीपुत्र बनवीर द्वारा निर्मित, दासीपुत्र बनवीर द्वारा निर्मित है, दासीपुत्र बनवीर द्वारा निर्मित है। दासीपुत्र बनवीर, दासीपुत्र कौन था? पृथ्वीराज की दासी थी, उसका पुत्र था बनवीर, है ना। उसके द्वारा निर्मित किया गया, क्या लगा? नवलखा भंडार निर्मित किया गया। अब महाराणा कुंभा ने अपने निवास के लिए, जब चित्तौड़दुर्ग में थे रहे, तो अपने निवास के लिए एक महल बनाया जिनका नाम उन्हीं के नाम से था, कुंभा महल, निर्माता महाराणा कुंभा। लिख लीजिएगा। अगला दर्शन स्थल है जो अब खंडर अवस्था में कुछ भी नहीं है। ये भी लिखना चाहे अलग अलग से लिख लेना इसको भी। कुंभा महल जो है वो निर्माता कुंभा रहा है। कुंभा महल निर्माता कुंभा। दुर्ग में बहुत कम, कहीं कहीं जगह आपको मंदिर जरूर मिलेंगे जो दर्शन स्थल में, बाकी अधिकांश चीजें सब टूट चुकी है, अवशेष के रूप में रह गई है। महलों में कोई महल देखने लायक अब ऐसे नहीं रहे। बात करते हैं फतह प्रकाश महल की। लिखिएगा, फतह प्रकाश महल, फतह प्रकाश महल, फतह प्रकाश महल, फतह प्रकाश महल किसने बनाया? महाराणा फतेह सिंह ने बनाया। महाराणा फतेह सिंह या फतेह सिंह, फतह सिंह, महाराणा फतेह सिंह ने बनाया था, फतेह सिंह ने बनाया, जो फतेह सिंह नाम से जाने के दर है। जहां वर्तमान में आज में एक राजकीय संग्रहालय संचालित है। इस महल में क्या संचालित हो गया? वर्तमान में राजकीय संग्रहालय संचालित है। फतेह प्रकाश महल निर्माता कौन है? महाराणा फतेह सिंह जी। आराम से लिखे, समझ कर लिखिएगा, है ना। दर्शनीय स्थल है फतेह प्रकाश महल, चित्तौड़गढ़ दुर्ग की बात करें, निर्माता है फतेह सिंह। अब इस महल में वर्तमान में फतेह सिंह जी तो रहे नहीं, है ना, उनकी न तो रानियां रही, कोई नहीं रही। तो अब वर्तमान में क्या है? तो इस महल में वर्तमान में आपको क्या दिखाई देता है? राजकीय संग्रहालय दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? राजकीय। अगर आप जाएंगे, भाई गए थे आप देखने, संग्रहालय देखा, क्या क्या चीज देखी वहां पे? ज्यादातर आपको महाराणा प्रताप के प्रतीक चिन्ह दिखेंगे। और क्या दिखे? तलवार, भाले, ढाले, नोक पे पहनने के ऐसे दिखे होंगे। बस वो तो महाराणा प्रताप के प्रतीक चिन्ह देखने को मिलते हैं आपको, है ना। तो वो एक राजकीय संग्रहालय में संचालित है। कौन सा महल? फतेह प्रकाश महल। ठीक है राजा बालोत्रा भाई। चलिए, आपका एक दोस्त नहीं आ रहा, दाढ़ी वाला एक। हाँ, मैं सबका ध्यान रखता हूं। कौन? आज सुनील नहीं आया है, सोनू भी नहीं आया आज। ओ बेटा है सचिन, सत्येंद्र, सत्येंद्र आज बेटा, सत्येंद्र नहीं है ये बेटा, सत्येंद्र कहाँ गए? गांव गया, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, सबका ध्यान रखता हूँ, बाबू भाई का भी ध्यान रखता हूँ। हाँ दीदी देखो, बाबू भाई की मुस्कुराहट देखो, मेरे डायबिटीज ना हो जाए कहीं। आओ आगे बात करते हैं। फिर बात करते हैं पद्मिनी महल। पद्मिनी महल, पद्मिनी महल के चारों तरफ आपको पद्मिनी तालाब मिलेगा, है ना। लिखिएगा पद्मिनी महल, जो खंडर अवस्था में केवल एक ढांचा खड़ा है, पद्मिनी महल। तो इसके सामने क्या है? पद्मिनी तालाब है, पद्मिनी तालाब है। और अंतिम एक हमारा गोमुख कुंड है, जो जल स्रोत के रूप में है। गोमुख कुंड जल स्रोत के रूप में है, गोमुख कुंड। और ये वाले पॉइंट भी आप कहीं लिख लेना, दिमाग में रह जाएंगे, लाल लाइन के ऊपर में। लिखा। ये थे हमारे मोटे मोटे हमारे इस दुर्ग के दर्शनीय स्थल की बात करिए, ठीक है। दर्शनीय स्थल की बात करिए, वो तीनों भी लिख रहे हैं। नवलखा बंडा चित्तौड़, नवलखा दरवाजा रणथंभौर, नवलखा मंडल महल उदयपुर। इस तरह से ये भी बॉक्स बनाकर कहीं ऊपर ऊपर लाल लाइन के ऊपर लिख लो, वक्त जरूरत कहीं काम आ जाए। 2 घंटे की क्लास है, आराम से पढ़ेंगे, कहीं जल्दबाजी नहीं, मेरे को कहीं जाना नहीं है, है ना। और कोऑपरेट करते रहिएगा, है जी जी हुक्म, कहीं नहीं जाना है। सही कहा आपने। आगे बढ़े, लिखा। चलिए अब हम यहां इस दुर्ग के जो साके, हाँ बेटा, हाँ राजा, हाँ हाँ हाँ, यहां इस दुर्ग में जो साके हुए हैं, लड़ाइयां हुई है, युद्ध हुए हैं, उनकी बातें करेंगे। जो 3 बड़े बड़े युद्ध हुए हैं,
लड़ाइयां हो गई थी, साके हो गए, वीर अग्नि में कूदे हैं, वीरांगनाएं अग्नि में कूदी है, वो वीर सारे हमारे युद्ध भूमि में कैसे हुए, कैसे कूदे हैं, क्या हुआ था। आओ चर्चा का विषय, वैसे चर्चा आपकी हो चुकी है लेकिन फिर भी हम चर्चा कर लेंगे, करेंगे फिर भी चर्चा। सबसे पहले साका क्या होता है उसकी बात मैंने कल आपको बताई थी, सक्का नहीं, यह साका है। क्या है हमारा साका। साका क्या होता है कि जो वीर है वो युद्ध भूमि में केसिया हो जाए, केसिया मतलब वीर गति को केसिया आना बाना पहनकर, वस्त्र पहनकर गए, पगड़ी पहन के गए, वो वीर युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, तो वो वीर क्या कहलाते हैं, केसिया हो गए हैं। और वीरांगनाएं पर पुरुष के हाथ ना लगे, वीरांगनाएं इसलिए अग्नि में और पानी में कूदती थी कि जो विदेशी व्यक्ति ने आक्रमण किया है वो विदेशी व्यक्ति के हाथ ना लगे, तो जितने भी वीरांगना होती हाथ ना लगे उसके लिए वो यूं कूद जाती थी, है ना। इस तरह से कूदकर अपनी जान दे दिया करती थी ऐसे करके। और 2 ढाई घंटे 3 घंटे तक वो वीरांगनाएं बहुत तड़पती आग में, लेकिन फिर भी वो वीरांगनाएं पर पुरुष के हाथ ना लगे, इसलिए इतनी बड़ी त्याग वाली भावनाएं हमारी वीरांगनाएं किया करती है ना। ये हाथ दिखाए जिससे विद्यार्थी को लगे कि मैं यही हूं। तो इस प्रकार से कूदकर हमारी दासों के साथ हमारी वीरांगनाएं जौहर कर लेती थी। ठीक है, तो हमारे बात करते हैं चित्तौड़ के पले साके की बात करते हैं। चित्तौड़ का पला साक, हाँ राजा, हाँ साका का वीडियो नहीं मिलेगा राजा। वो मेरी बात सुनो, साके का उस समय कोई शूटिंग लेके कहा कि पद्मिनी कूद रही है, ऐसे क्यों खड़ा था, कैसी बात करता है यार, कैसे मिलेगा अभी। 1% वीडियो नहीं मिलने वाला, 1%। है ही नहीं, आ ही नहीं रहा है, देखो। ये तो करेंगे, दीपिका पादुकोण को देखेंगे नहीं, है दीपिका पादुकोण ही है। मेरा क्या हुआ है? ये तो सिर्फ गाना चलेगा कोई। देखो देखो आराम से देखने का प्रयास करो, बोलो मत। आई वही है, मूवी का गाना नहीं आया। आया ना शाहिद कपूर। कूदी तो कोई नहीं, कूदने वाला दिखाऊं, थोड़ा आगे लू। बस लड़ाई यहाँ है, और आगे लू, आगे लू। पूरी कहानी दिखा रहे हैं, पूरी कहानी। बस ठीक है, पता है आपको आग में की दे।
ठीक है मेरे साथ। है रुकना, देखना है। ओह छोरिया देखो, आज तो देखना है। देखो देखो देखो। अभी तो अब गए ही नहीं है राजा, युद्ध में नहीं गए। है नहीं जाएंगे, जाना पड़ेगा ना, अभी जाएंगे पड़ेगा। नहीं जाएंगे। राजा निकले। अब है। ये खुद ही महारानी। चलिए, ऐसे कुत्ते थी। बढ़िया रहा कि आपने जयकार नहीं करी, जयकार करते तो गड़बड़ रहता। चलिए, हम पहले साके की बात कर रहे थे। कहानी सबको पता है, अलाउद्दीन खिलजी आया है, दुर्ग को घेरा है। गोरा बादल ने बाद में महिला वेशभूषा पहनकर युद्ध किया है, पालकियों में बैठ के आए और रावण रतन सिंह को छुड़ाया। लेकिन लास्ट में रावण रतन सिंह कैसे होते हैं, गोरा बादल जो चाचा भतीजा थे वो भी कैसे होता है, वीरांगनाएं जो हमारी पद्मिनी उनके साथ वीरांगनाएं थी जो जौहर करती है। तो पहला सका 1303 ईस्वी का। लेकिन खास आपको इंपॉर्टेंट ये चीज रखनी है, खास इंपॉर्टेंट आपको कि इस पहले साके का उल्लेख किस पुस्तक साहित्य में किया गया है। तो तारीख ए अलाई वो किसने लिखा है, अमीर खुसरो ने लिखा है। ये जरूर याद करके जाइएगा। बाकी जानकारी आपको नहीं पूछेगा, लेकिन ये पूछा जाएगा चित्तौड़ के पहले शाखा, दूसरा शाखा और तीसरे शाखा को ले किन किन साहित्य पुस्तकों में किया गया है। तो उसमें शासक रतन सिंह थे, आक्रमणकर्ता अलाउद्दीन खिलजी, केसरिया गोरा बादल जो चाचा भतीजा रहे उन्होंने किया, और जौहर जो है रानी पद्मिनी की। लेकिन इसका उल्लेख जो है तारीख अलाई अमीर खुसरो में किया गया। लिख लीजिएगा पहला शाखा करके लिखेगा। मैं बहुत धीमे पढ़ूंगा, निशा आप परेशान मत हो। आज मेरी पानी की बोतल नहीं आई है। ए बेटा, मेरे को पिला दो, थैंक यू। पहला शाखा लिख लीजिएगा। 1301 ईस्वी, शासक रतन सिंह, रावल रतन सिंह। आक्रमणकर्ता अलाउद्दीन खिलजी, केसरिया गोरा प्लस बादल चाचा भतीजा, जौहर रानी पद्मिनी एवं वीरांगनाएं, और वर्णन जो हुआ है तारीख अलाई अमीर खुसरो। ये जरूर याद करना, इसी को पूछने की संभावना रख सकता है। तारीख अलाई अमीर खुसरो, वर्णन जो है कहीं आने की संभावना रखता है। कितना पढ़ा दिया, 2 पेज पढ़ा दिए हैं, 2 पेज छोड़कर फिर लिखना चालू करें। आगमनकर्ता अलाउद्दीन खिलजी, केसरिया गोरा बादल चाचा भतीजा, जौहर रानी पद्मिनी एवं वीरांगनाएं, और वर्णन तारीख ए अलाई अमीर खुसरो। तारीख ए अलाई अमीर खुसरो, वर्णन को थोड़ा स्पेशल रखना, बॉर्डर पट्टी देना उस पर, तो आपके आंखें आपके वहां तक पहुंच पावे।
और रोज का रोज जरूर पढ़ा करो आप लोग। रोज का रोज पढ़ेंगे तभी याद होगा, और जो याद हो जाए वो अपने साथी को जरूर सुनावे फिर से, है ना। बार बार सुनाएंगे तो आपको याद हो जाएगा। साथी नहीं सुने तो अपना कमरा बंद करे और कमरे में एक कांच लगा हुआ है, उस कांच में जो सामने एक साथी और खड़ा है आपका, उसको सुना दे। कमरा छोड़ के चले जाते हो तो कमरा बंद करो और कांच में बोलो। दूसरा साका 1535 ईस्वी में हुआ था। इतनी सी बात नहीं लिख पाए हो। आपका अगर कोई भी साथी नहीं सुनता है तो अपने आप अपने को सुनाएं, सिर्फ अपने आप को सुनाना है। नहीं, मैं किस किस की सुनूंगा, इतने विद्यार्थी किस किस की सुनूं? हाँ, नहीं, रात को फोन कर दे मेरे लपड़ा हो जाए, इसलिए नींद हराम हो जाए, उसके बाद मेरी नींद ही नहीं आवे। दूसरा जो साका हुआ है, शासक विक्रमादित्य थे, ये अल्पवयस्क थे उस समय। क्या थे? अल्पवयस्क। इनको बाहर भेज दिया जाता है। उस समय जो आक्रमण करता था वो गुजरात का बहादुर शाह था। कौन था? बहादुर शाह। और इसका सेनापति था रूमी खां। सेना जो पति आया था, सेनापति की बात करें, इसके सेनापति की, सेनापति वो था रूमी खां। कौन था? रूमी खां सेनापति। इसका राह है आगमन करता बहादुर शाह गुजरात का। विक्रमादित्य और उदय सिंह दोनों को भेज दिया जाता है बाहर, इस दुर्ग से बाहर। अल्पवयस्क थे इसलिए उनको भेज दिया जाता है। उसके बाद आक्रमण जो किया गया वो बहादुर शाह गुजरात के शासक और उनका सेनापति था रूमी खां, इनके द्वारा आक्रमण चित्तौड़ पर किया जाता है। रानी कर्मावती जो थी, हाड़ी रानी कर्मावती, जो राणा सांगा की रानी है, उन्होंने अपनी सहायता के लिए हुमायूं को राखी भेजी थी, लेकिन हुमायूं ने या तो राखी स्वीकार नहीं की, कुछ विद्वान साथी कहते हैं हुमायूं ने मना किया, और कुछ इतिहासकार विद्वान साथी कहते हैं कि हुमायूं थोड़ा लेट पहुंचा। दोनों ही बातें आती है। तो रक्षा के लिए रानी कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी। लेकिन उस समय जो केसरिया हुए थे वो बाघ सिंह हुए थे, प्रतापगढ़ के शासक बाघ सिंह, वो केसरिया हो गए थे। सेनापति यही थे, इनके ऊपर ही बागडोर थी, वो केसरिया हुए। जौहर हुआ है रानी कर्मावती। किसके हुआ? रानी किसकी है कर्मावती? राणा सांगा की हाड़ी रानी है कर्मावती, इनके द्वारा जोर हुआ है। और इसका जो उल्लेख किया गया है वो वीर विनोद में किया गया है। श्यामल दास की जो रचना है वीर विनोद, उसमें इसका उल्लेख है। उल्लेख जरूर याद कीजिएगा, उल्लेख को जरूर याद कीजिएगा, है ना। तो उल्लेख किसमें किया गया? दूसरे सकेगा तो वीर विनोद में किया गया। किसमें किया गया? वीर विनोद पुस्तक में किया गया है। देखिएगा, वीर विनोद पुस्तक, श्यामल दास। अग्निजोरी बेटा, जल जोरी पूरे राजस्थान में एक ही जगह हुआ, वो रणथंभौर में 1301 ईस्वी में। रंग देवी जो उनकी पुत्री देवल दे हमीदे चौहान, उसके समय में, है ना। उसके बाद ये सब बाकी सब जल जोहर है, सारे जल, सॉरी अग्नि जोहर, माफी चाहूं, अग्नि जोहर, जल जोहर के अग्नि जोहर है। जोहर पानी में कूदे तो जल जोहर, अग्नि में कूदे तो अग्नि जोहर। हाजी, जोहर अग्नि में किया जाता है, लेकिन वहां वो पानी में कूदे क्योंकि वहां जोहर कुंड नहीं थे, तो वो पानी में कूदे। पद्मला तालाब था, उसमें कूदे। स्विमिंग में आती नहीं थी, तैरना आता नहीं था, सीधे पानी में कूद के अपनी जान दी है। तो और क्या कहे। सुपरवाइजर की किताब कब तक आ जाएगी राजेश? इससे अच्छा कि क्लास के नोट्स रट लो, सुपरवाइजर की किताब से अच्छा है ना। जब आएगी तब आपको सूचना मिल जाएगी। कार्यक्रम चल रहा है उस पर। किताब से उससे पहले भरोसा आप अपने नोट्स पे कीजिएगा और इस नोट्स को पूरा कीजिएगा। भरोसा आपको नोट्स पे ही करना है और नोट्स से पहले भरोसा अपने आप पर रखना है। इस बार सिलेक्शन आप ही का ही होगा, ये सोच के पढ़ना है। रोजाना उठो,
और ऐसे सोच के पढ़ोगे तो है ना। मैं भी आप ही की तरह ऐसे ही मजे लेता था जब मेरी जिंदगी मैंने कंपटीशन की तैयारी की थी। आज थोड़ा दुख होता है कि काश मैं उस समय थोड़ा और ज्यादा पढ़ लेता। और पढ़ने का समय या तो रात को रखो या सुबह जल्दी रखो, रात को या सवेरे जल्दी, जिस समय आपके सारे दोस्त यार सब सो जाते हैं, उसके बाद पढ़ने का प्रोग्राम रखो। तो इसका वर्णन जो किया गया दूसरे शाखा का, वो वीर विनोद में श्यामल दास द्वारा रचित वीर विनोद। उसमें पहले शाखा का तारीख अलाई अमीर खुसरो, पहला शाखा तारीख अलाई अमीर खुसरो, दूसरा शाखा वीर विनोद श्यामल दास। याद रखना, बाकी सब याद रट्टा कन्फर्म में, लेकिन ये किताबें जरूर याद रखना, उल्लेख जरूर याद रखना, एग्जाम आने की संभावना रख सकता है। हुमायूं को राखी भेजी गई थी कर्मावती द्वारा, लेकिन राखी पहुंची नहीं पहुंची, इतिहास अलग अलग बात कर रहा है। तीसरा और अंतिम शाखा की बात करते हैं, वो 1567-68 में हुआ था। तीसरा अंतिम शाखा चित्तौड़ का, तीसरा अंतिम शाखा 1567-68, 1567-68 ईस्वी। उस समय मेवाड़ महाराणा उदय सिंह जी गोगुंदा की तरफ आए, उदयपुर आ गए थे और गोगुंदा की पहाड़ी में रहने लगे। और इस दुर्ग की जो बागडोर थी वो जयमल और फत्ता सिसोदिया, जयमल राठौड़ और फत्ता सिसोदिया के हाथों में दी गई थी जिम्मेदारी। जहां अकबर ने दुर्ग को चारों तरफ से घेरा और दुर्ग की दीवार को, पीछे की साइड की दुर्ग की दीवार को तोड़ने का प्रयास किया। उसका रात्रि में मरम्मत कार्य जयमल राठौड़ कर रहे थे और सैनिकों के साथ, मजदूरों के साथ। लेकिन दूर से अकबर ने अपनी संग्राम नामक बंदूक से एक गोली लगाई, जिसके जयमल के एक पांव में गोली लगी और वो घायल हो गए। उसके बाद कुछ समय बाद ही युद्ध हुआ था। उस युद्ध में घायल अवस्था में थे तो कल्ला राठौड़ ने जयमल राठौड़ को अपने कंधे पे बिठाकर युद्ध किया। तक कल्ला राठौड़ को 4 हाथों वाले कमदन छप्पन तरह के राव बाल ब्रह्मचारी के नाम से जाने जाने वाले उनके बाद से जानते, जो शेषनाग के अवतार कहलाते। तो उन्होंने जयमल को अपने कंधे पर बिठाकर युद्ध किया। कल्ला राठौड़ इस युद्ध में दूल्हे की वेशभूषा में लड़े। किस वेशभूषा में? दूल्हे की वेशभूषा में। यह बात अपने देवताओं में पड़ी है ना। तो हम यह बात का आक्रमणकर्ता अकबर द्वारा किया गया था। केसरिया, जयमल, फत्ता और कल्ला राठौड़ द्वारा, तीनों जो वीर सैनिक थे वो केसरिया हुए थे, वीरों के साथ। जोहर किया था वो फूल कुंवर ने किया, जो फत्ता की रानी थी फूल कुंवर, फत्ता सिसोदिया की रानी फूल कुंवर जो थी, उनके द्वारा जोहर हुआ था, रानी यही थी। इसका वर्णन जो मिलता है वो अकबरनामा अबुल फजल में। साथियों, अच्छा प्रश्न बनता है, फिर से यहां ले लेता हूं। पहला साका, पहला साका, पहला साका किसमें? तारीख। पहला साका का उल्लेख जो मिलता है वो है हमारा तारीख ए अलाई, तारीख ए अलाई। किसने लिखा? अमीर खुसरो, खुसरो, अमीर खुसरो। दूसरा साका की बात करते हैं तो दूसरा साका किसमें लिखा गया? तो ये लिखा गया वीर विनोद। दूसरे साका का उल्लेख मिलता है वीर विनोद में। और ये किसने लिखा है? तो ये लिखा गया हमारा श्यामल दास। याद रखना, एग्जाम में आने की संभावना रख सकता है। और तीसरा साका की बात करते हैं। तीसरा साका, तीसरे साका का उल्लेख मिलता है अकबरनामा, अकबरनामा, अकबरनामा। और ये किसने लिखा है अकबरनामा? तो ये लिखा है अबुल फजल, अबुल अबुल फजल, फजल। याद रखना है, कहीं एग्जाम आने की संभावना रख सकता है। ठीक है। और कहते हैं अकबर द्वारा इस दुर्ग को जीतने के बाद 30,000 लोगों का कत्लेआम करा दिया था। अकबर के जीवन के 2 अमिट कलंक हैं, अकबर के जीवन के, अभी मैं बताऊंगा, एक बार ये इतना सा लिखेगा। और उसके बाद अकबर इस दुर्ग को जीता। उसके बाद इस दुर्ग को आसफ खां एक सेनापति था, उसको सौंपकर अकबर अजमेर चला जाता। कहां चला था? अजमेर। तो दुर्ग युद्ध जीतने के बाद ए याद रखना, तीसरा शाखा किसकी बात कर रहा हूं? चित्तौड़ के तीसरे शाखा, एक बार सुनिएगा, चित्तौड़ का तीसरा शाखा युद्ध हुआ। युद्ध होने के बाद ए क्या है? ए अकबर, आसफ खां और अजमेर। प्रश्न कहीं मिलेगा, आने की संभावना रखता है। युद्ध होने के बाद अकबर ने इस किले को, किस किले को? चित्तौड़ को, किसको सौंपा? अकबर ने आसफ खां को। और अकबर कहां गया? अजमेर गया। ए याद रहेगा, ये चीजें इस युद्ध में जरूर रही हुई थी, वो आपको याद रखनी है ना, शॉर्टकट है।
कुछ ही शॉर्टकट है। और अकबर ने इस दुर्ग को जीतने के बाद 30,000 लोगों का रातों रात कत्लेआम करा दिया था। अमिट कलंक। कुछ विद्वान साथी अकबर को महान कहते हैं, लेकिन अकबर महान नहीं रहा है, इतिहासकार में नहीं माना जाता है, लेकिन कह दिया गया है। तो कहा है, कोई बात नहीं, कंट्रोवर्सी है, मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा। हम तो इस दुर्ग की बात कर रहे हैं, है ना। इनके ऊपर जो 2 अमिट कलंक है उसकी बात भी हम करने वाले हैं। शाखा लिख ले, ये लिख ले और ये पूरी बात लिख ले, और उसके बाद एक नोट लगा दे, एक नोट और लिखना है। या लिख लेता हूं, अकबर युद्ध जीतने के बाद, सेकंड नोट लिख लेना, अकबर युद्ध जीतने के बाद दुर्ग को आसफ खां की जिम्मेदारी में देकर अजमेर लौट गया। ये अजमेर ये आसफ का और ये अकबर ए याद रखिएगा। कई प्रश्न पूछ ले, किसको सौंपा था? आसफ खां को। और फिर अकबर कहां गया? तो अजमेर गया है। ये सेकंड नोट लिखिएगा। टेस्ट में क्या आएगा? जो लास्ट तक पढ़ाया है इससे पहले, दुर्ग से पहले, वो सब टेस्ट में आएगा। दुर्ग भी आ सकता है टेस्ट में, है ना। बार बार पूछने की जरूरत ही नहीं है, जो पढ़ाया जा रहा है वही टेस्ट में आ रहा है। जीवन में आए नौकरी लेनी तो बहुत पढ़ना पड़ेगा। इतना सा पढ़ा दो, बहुत ज्यादा पढ़ा दिया, कम पढ़ा दिया, क्यों पढ़ा रहे हो? इतना याद थोड़ी होता है। खाते तो खूब है, खाने में तो कहीं नहीं कहते हमने इतना खाया, है ना। जितना खाया उसका 4 गुना जरूर पढ़ना। खाने में, हाँ जी 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 दी, खाने में कभी नहीं कहते हमने 4 रोटियां खाई, एक और ठूस लेते चावल और दाल डाल के। लेकिन पढ़ने की बात आती तो वहां तकलीफ आ जाती जीवन में। तो पढ़ना है, इतना लिखा दे उतना लिखा दे ऐसा ना करे, और पढ़ने का प्रयास करे। बड़े हो, बुजुर्ग नहीं हो, बड़े हो लेकिन बुजुर्ग नहीं हो, तो पढ़ने का पूरा रखे। अभी आपका माइंड बहुत शार्प माइंड है। आप चाहे उतना अपनी माइंड की टीबी जीबी नहीं, टीबी, और टीबी से भी ऊपर आप चाहे जो सेव कर सकते हैं माइंड में। आपका माइंड बहुत पावरफुल है अभी, क्योंकि आप युवा साथी, बहुत क्रीम युवा साथी है। अभी आप बस आए हैं मार्केट में इस प्रतियोगी परीक्षा में, तो पढ़ने का प्रयास करें, भागे नहीं। हाँ परमेश कुछ कह रहा? परमेश कुछ कह रहा? पम्मू चलिए आगे बढ़े। अब इस दुर्ग के कुछ बातें और हैं, वो लिखा रहा हूं, लिखेगा विशेष करके 2-4 बातें नोट कीजिएगा। लिखेगा विशेष बिंदु, दुर्ग के बारे में विशेष बिंदु की नोट करके लिखेगा। विशेष बिंदु ऐसा लिखेगा, विशेष बिंदु क्या है? हमारा एक इतिहासकार है यदुनाथ सरकार। हमारा एक इतिहासकार कौन है? यदुनाथ सरकार, बहुत फेमस इतिहासकार, सुनना है। यदुनाथ सरकार ने कहा है कि यदि किसने हल्दी घाटी और चित्तौड़गढ़ को देख लिया तो उसने सब कुछ देख लिया। यदुनाथ सरकार ने क्या कहा? यदि किसी ने हल्दी घाटी और चित्तौड़गढ़ को देख लिया तो उसने सब कुछ देख लिया। यदि किसी ने इन दोनों को नहीं देखा तो समझ लो उसने कुछ नहीं देखा। ऐसा हमारा यदुनाथ सरकार कहता। बहुत इंपॉर्टेंट कथन चित्तौड़गढ़ दुर्ग हल्दी घाटी के बारे में यदुनाथ सरकार कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा कहा गया। एक और है हयून केसन, एक और विद्वान साथी, उसने कहा कि चित्तौड़ दुर्ग के परित्यक्य जो किला है, चित्तौड़ का जो परित्यक्य किला है, उसके सुनसान अगर छत पर चलते हैं तो यूं लगता है मैं कहीं भीमताल की जहाज की छत पर चल रहा हूं, ऐसा महसूस होता है चित्तौड़ दुर्ग के बारे में। ऐसा हयून केसन ने कहा है, और एक यदुनाथ सरकार का। उसके अलावा 2018 में इस दुर्ग पर 12 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ है। इंपॉर्टेंट, 2018 में इस दुर्ग पर कितने रुपए का डाक टिकट जारी हुआ? 12 रुपए का। इसके अलावा
फरवरी 2019 में इस दुर्ग में पहली बार फोर्ट आयोजित किया गया, फोर्ट फेस्टिवल, किला आयोजित समारोह आयोजित किया गया। इसके अलावा चैत्र कृष्ण एकादशी को यहाँ पर जौहर मेला लगता है। चैत्र कृष्ण एकादशी को क्या लगता है? जौहर मेला लगता है। इसके अलावा आश्विनी पूर्णिमा को यहाँ पर मीरा महोत्सव मनाया जाता है। ये कुछ बातें और हमारे इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग संबंधी, तो विशेष बिंदु करके लिखिएगा। वर्ष 2018 में दुर्ग पर 12 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। 12 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। वर्ष 2018 में दुर्ग पर 12 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। डाक टिकट यहां से चालू हो गए हैं। भटनेर दुर्ग, चूरू के किले तक अपन पढ़ेंगे, उसके बीच में बहुत सारे दुर्ग आने वाले हैं। तो उन्होंने डाक टिकट कहीं जारी हुआ, कहीं 5 रुपए का, कहीं 25 रुपए का, कहीं 12 रुपए का दुर्ग पर टिकट याद पकड़ के रखना। कहीं एक आधा प्रश्न करंट मार के पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट लिखेगा। फरवरी 2019 में दुर्ग में पहली बार फोर्ट फेस्टिवल आयोजित हुआ। फरवरी 2019 में किला महोत्सव, किला समारोह आयोजित हुआ है। ठीक है, दो बातें। अच्छा, जितने भी मेवाड़ महाराणा हैं उन सबका राज तिलक भी हमारा चित्तौड़ दुर्ग में होता है। अभी हमारे मेवाड़ महाराणा जिनका देहांत हुआ था, 2 भाई महेंद्र सिंह जी और अरविंद सिंह जी, उन दोनों के सुपुत्र का भी जो हुआ था वो हमारे कहां हुआ है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ही हुआ है। ठीक है, फिर बात करते हैं, अगला पॉइंट लिखेगा। प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण एकादशी को जौहर मेला लगता है। प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण एकादशी को जौहर मेला लगता है। ठीक है, फिर इसके नीचे लेना आश्विन पूर्णिमा बराबर मीरा महोत्सव। अगला पॉइंट, आश्विन पूर्णिमा जिसको शरद पूर्णिमा कहते हैं, जिसको अपन शरद पूर्णिमा कहते हैं, जिस दिन चंद्रमा 16 कलाओं के साथ परिपूर्ण होता है। आश्विन पूर्णिमा बराबर मीरा महोत्सव। आश्विन पूर्णिमा को क्या बनाया जाता है? मीरा। अच्छा, ये सब चीजें कहां हो रहे हैं? चित्तौड़ दुर्ग में ही हो रहे हैं, है ना, दिमाग में रखना। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के ही समारोह है। लिखा। अगला पॉइंट लिखेगा, विद्वान हयून केसन का कथन। हयून केसन का कथन लिखेगा। विद्वान हयून केसन का कथन। हनुकेशन का कथन लिखेगा। चित्तौड़ के परितक्त्य किले में विचरण करने से, चित्तौड़ के परितक्त्य किले में विचरण करने में मानो ऐसा लगता है, कि मैं कौन? आप नहीं, केसन। ऐसा लगता है कि मैं भीमलात या भीमकाय, ऐसा लगता है कि मैं भीमकाय जहाज की छत पर चल रहा हूं। भीमकाय जहाज की छत पर
चल रहा हूं। चित्तौड़ के परित्यक्त किले में विचरण करने पर मानो ऐसा लगता है कि मैं भीमकाय जहाज की छत पर चल रहा हूं। कहने वाला कौन है? हयुन कैसन। अच्छा कोटेशन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ से पूछने की संभावना रखता है। लिखेगा अगला, इतिहासकार यदुनाथ सरकार का कथन। अगला लिखो, इतिहासकार यदुनाथ सरकार, इतिहासकार यदुनाथ सरकार का कथन। यदुनाथ, इतिहासकार यदुनाथ सरकार का कथन। यदुनाथ सरकार का कथन इन्वर्ट कॉमन लिखना है। यदि किसी ने यदुनाथ सरकार का कथन, यदि किसी ने हल्दीघाटी और चित्तौड़गढ़, यदि किसी ने हल्दीघाटी और चित्तौड़गढ़ को देख लिया है तो, यदि किसी ने हल्दीघाटी और चित्तौड़गढ़ को देख लिया है तो समझो उसने सब कुछ देख लिया। तो समझो उसने सब कुछ देख लिया। चित्तौड़गढ़ किले को देख लिया तो समझो उसने सब कुछ देख लिया। कॉमा, यदि इन्हें नहीं देखा है, यदि इन्हें मतलब किन्हें? चित्तौड़ और हल्दीघाटी को। यदि इन्हें नहीं देखा है तो सब कुछ देखने पर भी समझो, तो सब कुछ देखने पर भी समझो उसने कुछ नहीं देखा। सब कुछ देखने पर भी उसने कुछ नहीं देखा। सब कुछ देखने पर भी उसने कुछ नहीं देखा। अगर सब कुछ देख लिया, हल्दीघाटी देखी नहीं, इसके अलावा सब देखा, चित्तौड़ देखा नहीं, बाकी मैंने पूरा विश्व घूम लिया, मतलब आपकी यात्रा अपूर्ण है, क्योंकि आपने तो हल्दीघाटी देखी ना चित्तौड़ देखा। हल्दीघाटी और चित्तौड़ देखो, फिर देखो, बाकी देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ त्याग है, यहाँ स्वाभिमान है, यहाँ देश प्रेम है, यहाँ स्वामी के प्रति परम भक्ति की भावना यहाँ देखने को मिलती। संत शिरोमणि मीराबाई की बात करें, पन्नादाई की बात करें, महाराणा प्रताप की बात करें, राणा सांगा की बात करें, कुंभा की बात करें या बप्पा रावल की बात करें, सब में त्याग मिला है, देश भूमि के लिए मर मिटे हैं। ऐसा हमारा मेवाड़ रियासत रही है। ठीक है, ये थे हमारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग की बात। क्लियर हो गया? चलिए अब बात करते हैं, सुनिएगा। मैंने आपको कहा था अकबर का अमिट कलंक, दो अमिट कलंक अकबर के रहे हैं। एक तो अमिट कलंक यह रहा कि दुर्ग जीतने के बाद 1535 67-68 में युद्ध जीता, वो कत्लेआम करा। दूसरा, दिल्ली में एक मीना बाजार लगा करता था। क्या लगता था? मीना बाजार। मीना बाजार जो दिल्ली में था वो सिर्फ महिलाओं का बाजार था। अकबर क्या करता कि बुरके की, महिलाओं की बुरका वेशभूषा पहनकर अपनी दासियों के साथ उस मीना बाजार में जाता। वो जहां जो महिला पसंद आई वो दासियों को इशारा कर देता। ऐसे ही वो कुछ करने लगा, हरकत करने लगा। उससे पहले एक राजकुमारी को उसने टच किया, उसके राजकुमारी ने अपनी कटार निकाली, वो दम करके अकबर को नीचे गिराया और उसकी छाती पर यूं पांव दे दिया और यूं कटार निकाल दी। बोल तू कौन है जो तेने मेरे को छू लिया? अकबर ने सोचा, अरे बहन मेरे को माफ कर दो, बहन मेरे को माफ दो, ऐसे करने लगा। अब तो ऐसे बोलेगा जैसे यूं करने लगा और उसने यूं कहा कि मेरे शरीर में बप्पा रावल राणा सांगा का खून दौड़ता है, तेने हाथ कैसे लगा दिया? अकबर ने माफी मांगी और कहा आज से आपको मैं बहन मानता हूं, आज के बाद मैं ऐसा कभी घिनौना काम नहीं करूं। उसके बाद से वो बाजार ही बंद हो गया। और वो राजकुमारी थी किरण देवी। कौन थी? किरण देवी। और किसकी पुत्री? शक्ति सिंह जी की पुत्री थी। प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह की पुत्री थी किरण देवी, वो किरण देवी। ऐसा अमिट कलंक अकबर के रूप में रहा है। ठीक है, तो अब हम साथियों 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, है ना। 1 घंटा क्लास हो रहे, आप अभी कहीं जाए नहीं, ऑनलाइन विद्यार्थी क्लास को छोड़ने नहीं, है ना। 5 मिनट वापिस मिल रहे हैं। हाँ
ये बोतल आपके पास है ना, छोड़ना मत कोई भी। चालू करें क्लास। हाँ हाँ ये वाली। हाँ चलिए, ऑनलाइन विद्यार्थी जितने भी आप जुड़े हैं फिर से जुड़िएगा। हम चित्तौड़गढ़ दुर्ग की बहुत विस्तारित जानकारी आपको मैंने पहुंचा दी है ना। इस तरह अनुपयोगी और परीक्षा उपयोगी। हाँ, गर्म चाय पीने की आदत है? चाय पहले से आती है, वो उसी को गुट गुट करना है गन्ने के जूस की तरह। मैं चाय पी के आया हूँ थोड़ी देर बाद। करें शुरुआत। चित्तौड़ जिले में ही एक दुर्ग और है जो राजस्थान का जल दुर्ग की श्रेणी में आता है, और राजस्थान का एक मात्र ऐसा दुर्ग है। अभी हम जो दुर्ग एक पढ़ने जा रहे हैं चित्तौड़ जिले के अंदर ही, वो राजस्थान का
एकमात्र ऐसा दुर्ग है जो किसी राजा महाराजा द्वारा नहीं बना है, वो किसी व्यापारी द्वारा बना गया। उस दुर्ग की बात करेंगे। वो दुर्ग कहलाता हमारा भैंसरोडगढ़। कौन सा है? भैंसरोडगढ़, जो राजस्थान की जल दुर्ग औदक दुर्ग की श्रेणी में दो नदियों के संगम पर रावतबाड़ा चित्तौड़ में पर्वतीय लुटेरों से बचने के लिए इसका निर्माण करा गया। सिंपल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है कि 2016 में, कब? 2016 में ग्राम विकास अधिकारी के पेपर में इस क्वेश्चन को पूछा कि कर्नल जेम्स टोड को कहा जाए कि यदि आपको कहा जाए कि आप राजपूताने की कौन सी जागीरी पसंद करेंगे, तो कर्नल टोड ने एक ही बात करी कि यदि मुझे राजपूताने की कोई जागीरी पेशकश की जाए तो मैं भैंसरोडगढ़ का चुनाव करूंगा। यह प्रश्न 2016 ग्राम विकास अधिकारी वीडियो के एग्जाम पूछा। ऐसे ही बहुत सारे कथन हमारा कर्नल टोड ने बहुत कहे हैं, है ना। तो उन कथनों की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं हम, कितनी बात करें? भैंसरोडगढ़। किसकी बात कर रहे हैं? भैंसरोडगढ़। अब भैंसरोडगढ़ कहां है? याद रखना है, दो नदियां हैं। कौन सी है? चंबल और बावली नदी का संगम है। और स्थान की बात करें तो हमारा रावतबाटा में पड़ता है। रावतबाटा हमारा राजस्थान का परमाणु बिजली संयंत्र केंद्र कहलाता है, राजस्थान का परमाणु बिजली घर कहलाता है ना। उस रावतबाटा क्षेत्र में जो हमारा अलग से बिल्कुल कोटा के निकट है लेकिन चित्तौड़ का हिस्सा है, उस क्षेत्र में हमारा भैंसरोडगढ़ दुर्ग चंबल बावनी नदी के संगम पर बना हुआ है। अब इसको किसने बनाया? एक तो भैंसा शाह है और एक रोड़ा है, चारा नहीं, रोड़ा है, रोड़ा बंजारा है। ये व्यापारी, इनके द्वारा, याद रखना, राजस्थान का एकमात्र किला जो किसी शासकों द्वारा न बनकर व्यापारियों द्वारा बना है। यह आपके सामने विशेष है कि एकमात्र जिसे किसी शासक द्वारा न बनाकर व्यापारी द्वारा बनाया गया, वो दुर्ग हमारा भैंसरोडगढ़ है। और क्यों बनाया? पर्वतीय लुटेरों से बचने हेतु। पर्वत के लुटेरे लूटने आए, इससे पहले उन्होंने दुर्ग बना दिया क्योंकि पानी है चारों तरफ और बीच में। राजस्थान का यह उपनाम से हमारा राजस्थान का वेल्लोर कहलाता है और जो दुर्ग की श्रेणी में आता है। सिंपल है, बहुत सिंपल। ऑनलाइन विद्यार्थी जितने भी आए मेरे साथ जुड़िएगा। मैंने अभी तक कुछ भी नहीं लिखाया है। चित्तौड़ के बाद हम चित्तौड़ जिले के ही भैंसरोडगढ़ तक पहुंचे। किसकी बात करें? भैंसरोडगढ़। सब आगे, दो चार को छोड़कर पीछे तक आए। चलिए हम बात कर रहे हैं भैंसरोड किले। किसकी? भैंसरोडगढ़ किले की। किन दो नदियों के संगम पे? बोलिएगा। चंबल एवं बामनी नदी का संगम किस स्थान पर है? रावतबाटा चित्तौड़ में। किसने बनाया? दो व्यापारी है, जातिगत नहीं याद है, दो व्यापारी, जिसका एक का नाम क्या है? भैंसा शाह। भैंसा शाह, भैंसा भैंस, रोड़ा रोड, दोनों दोस्त के नाम को मिक्स कर दिया, भैंसरोडगढ़। भैंसा शाह भैंस, रोड़ा रोड और गढ़, भैंसरोडगढ़। ठीक है, दो व्यापारियों द्वारा बना। किस कारण से बनाया? पर्वतीय लुटेरों से बचने हेतु। किस लुटेरों से? पर्वतीय लुटेरों से बचने हेतु बनाया। राजस्थान का क्या कहला रहा है? वेल्लोर कहला रहा। किस श्रेणी का है? जल, क्योंकि चंबल और बावनी नदी के संगम पर है। ठीक है, और राज्य का एकमात्र ऐसा किला है जो किसी शासकों द्वारा न बनकर हमारे व्यापारी द्वारा बना गया। इसके बारे में वेरी इंपॉर्टेंट एक कहावत, कथन हमारे कर्नल टोड ने कही है कि यदि मुझे राजपूताना क्षेत्र की कोई जागीरी पेशकश की जाए कि आप क्या लेना पसंद करेंगे राजपूताना से, आप क्या लेना, तो मेरे को अगर कोई जागीरी पेशकश की जाएगी तो मैं कोई भी जागीरी, जितने भी जागीर उन सबको ठुकरा दूंगा और लूंगा सिर्फ मैं भैंसरोडगढ़। ये कथन आपको पूछने की समारा रिपीटेशन में पूछा जाता है, नोट डाउन कर लीजिएगा। और अपन ने जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें करी थी ब्रेक के बाद वो अपने पास ही रखिएगा, किसी को कहने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लिखिएगा, लिखो। जो लेट आए वो लेट है, कोई हाँ पेज नहीं छोड़ना बेटा। हाँ, चित्तौड़ हो गया है, लिख लीजिएगा। हाँ जी, चौड़ा करने से लफड़ा हो रहा है। चौड़ा करूं? चौड़ा करूं? दिख रहा नहीं यार, आ जाइए तो यहां आ जा, पीछे वाले बेच। आइस स्टूडेंट रही मेरी, अभी लेटेस्ट, अभी 2 महीने पहले रिजल्ट आया। हाँ हाँ,
हाँ हाँ जी, आप देखा फेसबुक पे? हाँ, फेसबुक या इंस्टा पे? हाँ, देखिएगा, जी के गुरु मेवाड़ा सर। कुछ नहीं था। हाँ हाँ, okay, हाँ, देखना, बताऊंगा फिर से। भैंसगढ़ चित्तौड़ में है। उपनाम जो लिखा है राजस्थान का वेल्लोर, राजस्थान का वेल्लोर, तमिलनाडु में है वेल्लोर, दक्षिण में वेल्लोर, उसी की तरफ ये है राजस्थान का वेल्लोर। बावनी नदी, बावनी या बामनी, बाम या बावनी, एक है ना, बामनी। भैंसा शाह और रोड़ा व्यापारी द्वारा बना है। रोड़ा बंजारा रहा है, बन जा रहा है ना, बन जा, निर्माण रहा है पर्वतीय लूटरों से बचने हेतु। बचना, yes. एक शब्द बोलो और आपको गाना याद आ जाए, और इधर से अगर कोई पूछ लो तो कुछ भी याद नहीं है ना। स्वाभाविक बात है, मानव स्वभाव है। हाँ बेटा, लिखे ना, सिमरन लिखो ना। तो निशु, निशा, उदयपुर संभाग का एक और बड़ा दुर्ग हम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद सीधे सीधे आपको ले चलूंगा। हाँ, कुंभलगढ़ चलेंगे अपन अभी। हाँ, अभी भी है बेटा, गिरा नहीं है, लेकिन खंडर अवस्था में। इसमें जितने भी धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद है, सब टूट गए हैं, मुस्लिम लुटेरों ने, मुस्लिम आकांतरों द्वारा टूट गए हैं, लेकिन बिल्कुल खंडर अवस्था में है। पानी तो चारों तरफ है, चंबल नदी अभी भी बहती है। खंडर है, देख लेंगे, अभी देखेंगे। अरे बेटा, फोटो नहीं आता एग्जाम में, आप अपन क्या फिर क्या समय बहुत व्यर्थ करते हैं। इससे पहले भी जितने भी एग्जाम है सुपर विद्या के, उन्होंने बिना फोटो देखे टॉप किया है। 2021 में ओम प्रकाश गोदारा यहाँ से पढ़ के गया है, राजस्थान टॉपर है, उसको बाइक मिली है, यहीं से पढ़ा है। उस समय तो ये डिजिटल जमाना ही नहीं था, तो सीधा सीधा पढ़ा है ना। तो जरूर नहीं कि सब चीजें फोटो देखे तभी याद हो, फोटो देखने के बाद भी याद नहीं होता है। हाँ, आप दोनों भाई हो क्या? शक्ल मिल गई है, सही है। हाँ, श्रेणी है जलदुर्ग, एकमात्र दुर्ग जिसे किसी शासक द्वारा न बनाकर व्यापारी द्वारा बनाया गया है। कहावत करना जेम्स टोड, यदि मुझे राजपुतानी की कोई जागीरी पेशकश की जाए, पेशकश की जाए, तो मैं भैंसरोडगढ़ को चुनाव करूंगा। का चुनाव करूं, का को की जगह का है, का चुनाव करूंगा। ये हमारे कलन टोड ने कही है। कलन टोड ने बहुत बातें करी, बहुत बातें, है ना। और कुंभलगढ़ है, सोनारगढ़, आमेर, जहां जाएंगे आपको कहीं कहीं एक आधी बात टोड की मिलेगी।
नहीं, मेरी तो मेरी मेहनत है, तो मेहनत से जो बना रहा हूं मैं, मेहनत से बना हूं, तो मेरी कोई जागीरी नहीं। जागीरी बाप दादाओं की जागीरी पर क्या घमंड करना, बाप दादा की जागीर पर क्या घमंड करना। जागीरी अपनी हो और बाप घमंड करे तो है मजा, है ना। कि बाप दादा की जागीर पर अपन घमंड करके क्या मजा निकलेगा। मैंने अपना एक मकान बनाया है, भौतिक सुविधा परिपूर्ण करने के लिए, बच्चों के लिए, बीबी इकलौती पत्नी के लिए मकान बनाया है। मकान बनाने के बाद पिताजी बहुत घमंड करते कि मेरा हिम्मत कुछ अच्छा है, कुछ अच्छा ही, इतनी उनकी उनकी तरफ में उनके स्तर पर तो नहीं आ सकता हूं, लेकिन फिर भी पिताजी मेरी कुछ अच्छे हैं या मेरी करते हैं कि मेरा 3 संतान में से हिम्मत थोड़ा ठीक है, 3 में से थोड़ा ठीक है, जो अपना पेट पाल रहा है, बीबी बच्चों को रख पा रहा है। तो बाप दादा की जमीनों पे घमंड करने से मतलब नहीं, कमाई अपनी हो, पैसा अपना हो और बाप घमंड करे तो जीवन में कुछ अच्छा किया है ना। तो ऐसी जागीर अगर किसी को मिल जाती तो कोई मतलब, ये तो कलर टोर था, ये तो पैसे वाला था इसलिए इसको वापस दे रहे हैं। और घी में घी हर कोई कूटता है और अपने जैसे मतलब घी में तेल कूटते हैं, है ना। ये आओ आगे बात करते हैं, ज्यादा आगे। अब बात जो किसकी करने वाले हैं वो है हमारा कुंभलगढ़ राजसमंद की बात करें। कुंभलगढ़ जो हमारा कुंभा का किला है, मेवाड़ का संकटकालीन राजधानी, राजाओं की शरण स्थली जो कहलाता है हमारा कुंभलगढ़, उसकी बात करेंगे। कुंभलगढ़ हेडिंग डालेगा कुंभलगढ़ राजसमंद में, कुंभलगढ़ राजसमंद। कुंभलगढ़ राजसमंद की अपन यहां बात करने वाले हैं। कुंभलगढ़ राजसमंद सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो किला है किसने बनाया, तो हमारे अशोक का पुत्र था, दूसरा पुत्र संप्रति। कौन था? अशोक का पुत्र संप्रति। इसने शुरुआत में इस दुर्ग को बनाया, लेकिन ये बिल्कुल खंडर अवस्था में हो चुका था, बिल्कुल खत्म हो गया था। उसी का जीर्णोद्धार और नयापन जो किया गया वो हमारे महाराणा कुंभा ने किया। किसने किया है? महाराणा कुंभा ने। अपनी रानी कुंभल देवी की नाम से इसका नामकरण कुंभलगढ़ रखा गया है। कहां है? अरावली पर्वतमाला के गंधमादन पर्वत जो है, उस पर्वत श्रृंखलाओं में, जो अरावली पर्वतमाला की जो श्रृंखला है, उस अरावली पर्वतमाला की श्रृंखलाओं में इस दुर्ग का निर्माण किया गया। यह हमारा श्रेणी में गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है। कौन सा? पहाड़ी पर है, तो गिरि दुर्ग की श्रेणी में यह हमारा दुर्ग। अब इसकी जो देखरेख की गई वास्तुकार की बात करें तो वो गुजराती पंडित मंडन है, इसकी देखरेख में इस दुर्ग को बनाया गया। दुर्ग के उपनाम की बात करें तो कमल मीर कहलाता है। क्या कहलाता है? कमल मीर कहलाता है। मच्छेंद्रपुर कहलाता है। मेवाड़ शासकों की शरण स्थली कहलाता है। वो मेवाड़ की आपातकालीन राजधानी कहलाता है। लेकिन अगर हम प्रताप की राजधानी की बात करें, प्रताप की राजधानी की बात करें, राजधानी, तो प्रताप की जो राजधानी वो रही थी चावंड। कौन सी रही थी? चावंड प्रताप की राजधानी रही थी। और वो भी कौन सी थी? आपातकालीन राजधानी। केवल और केवल महाराणा प्रताप की आपातकालीन राजधानी चावंड रही थी हल्दीघाटी युद्ध के बाद। बाकी हम बात करें तो मेवाड़ के जो शासक है उनकी आपातकालीन राजधानी और मेवाड़ के शासकों की शरण स्थली रही थी। यहां पर बाप बेटे दोनों का राज्याभिषेक हुआ। अब बाप बेटे कौन? महाराणा उदय सिंह और महाराणा प्रताप, दोनों का राज्याभिषेक इसी दुर्ग में हुआ। कहानी आपको पता है, बनवीर महाराणा उदय सिंह जी को मारने पहुंचा, उससे पहले पन्ना ढाई ने क्या किया? अपने पुत्र को सुलाया और महाराणा उदय सिंह जी को कहां भेज दिया? कुंभलगढ़ भेज दिया। तो कुंभलगढ़ दुर्ग में ही महाराणा उदय सिंह जी का देखभाल हुई, बचपन वहीं गुजरा और वहीं पर उनका राज्याभिषेक हुआ। तो सेकंड बात करते हैं, महाराणा प्रताप का जन्म भी वही हुआ है, जो एक हमारा इस किले का, इस दुर्ग का एक छोटा उपमहल है, जो इस दुर्ग के बिल्कुल टॉप में बना हो, जिसको हम बोलते हैं कटारगढ़ महल। कटारगढ़ महल के अंदर एक स्थान है जिसको बोलते हैं जूनी कचहरी। उस जूनी कचहरी में ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ है। ठीक है, पिताजी की तो देख रेख और महाराणा प्रताप का जन्म, दोनों बाप बेटे का राज्याभिषेक इसी दुर्ग में हुआ है। हम इसकी बात करें, फिर बात करते हैं कल्लर टोड ने इस दुर्ग की जो तुलना है वो जापान के एस्टुकन से इस दुर्ग की तुलना करी। उसके अलावा बात करें, यह हमारी मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर स्थित है। इधर जाएंगे, पश्चिम में जाएंगे तो मारवाड़ मिल जाएगा और पूर्व में जाएंगे तो मेवाड़ मिलेगा। उसी प्रकार से हमारी हंसाबाई ने राव जोधा और महाराणा कुंभा के मध्य एक संधि कराई, जो आप जानते हैं आवल बावल की संधि। तो मेवाड़ और मारवाड़
दोनों की सीमा का निर्धारण करने वाला जो स्थान रखा गया वो रखा गया था सोजत। क्या रखा गया? सोजत रखा गया आवल बावली की संधि में। उसी प्रकार से कौन सा दुर्ग जो है मेवाड़ और मारवाड़ को अलग करता है तो वो हमारा आ जाता है कुंभलगढ़ दुर्ग आ गया। समझ में आया? स्थान आवल बावली की संधि में सोजत, और दुर्गों में बात करें तो मेवाड़ और मारवाड़ की दोनों की सीमा पर बना हुआ हमारा कुंभलगढ़ दुर्ग है। फिर इसकी लंबाई की बात करें, दुर्ग की दीवार की लंबाई की बात करें तो 36 किलोमीटर इसकी लंबाई है, वो चौड़ाई 7 किलोमीटर, जहां 4 घोड़े एक साथ चल सकते ऐसा कहा जाता है। उसके अलावा कर्नल टोड ने इस दीवार को भारत की महान दीवार कहा है, भारत की सबसे महान, द ग्रेट वॉल इन इंडिया की बात है, भारत की महान दीवार के, तो वो हमारी कर्नल टोड द्वारा कही गई कुंभलगढ़ की दीवार, जिसकी लंबाई 36 किलोमीटर। इसी दुर्ग में महाराणा उदय सिंह जी और महाराणा प्रताप दोनों का राज्याभिषेक, महाराणा प्रताप का राज तिलक महाराणा उदय सिंह जी के मरे थे, जिस दिन उनका देहांत हुआ, अंत्येष्टि, उसी दिन राज तिलक कहां हो गया था? गोकुलधाम हो गया। लेकिन गद्दी खाली ना रहे तो महाराणा उदय सिंह जी की जो खास रानी थी, उनकी का जो बच्चा था जगमाल, वो बैठा था गद्दी पर। लेकिन कुछ सामंत ने कहा कि बड़ा भाई अगर जिंदा है, छोटा भाई नहीं बैठ सकता, तो जगमाल को हटा दिया और महाराणा प्रताप को उस गद्दी पर बिठाया। जगमाल नाराज हुआ, जगमाल सीधा पहुंच गया अकबर के पास। अकबर के पास पहुंचा, अकबर के दरबार में रहा, रहने के बाद कुछ समय बाद उसको सिरोही की आधी जागीरी दी गई थी। जगमाल को जहांजपुर और सिरोही की आधी जागीरी दी गई, जहां युद्ध करते हुए वो दत्तानी युद्ध में मारा गया था जगमाल। एक जगमाल वो है, एक जगमाल महाराणा राव जो हमारे मल्लिनाथ जी, उनका पुत्र जगमाल, वो अलग है, याद रखना है ना। तो यहां हल्दी घाटी की जो युद्ध की बात कही गई थी, किसकी ओर से? महाराणा प्रताप की ओर से। तो युद्ध किस प्रकार से किया जाएगा, यह सारी बातें महाराणा प्रताप ने इसी दुर्ग में रची। जैसे हम बात करें हल्दीघाटी युद्ध की व्यू रचना अकबर ने कहां रची, तो अकबर का किला मैगजीन कहलाता है। वो महाराणा प्रताप ने कहां बात करी, तो हमारे कुंभलगढ़ दुर्ग में रहकर बात करी। महाराणा प्रताप इसकी युद्ध के बाद इस दुर्ग को किसको सौंप के गए थे? मान सिंह सोनगरा। किसको सौंप के गए थे? हल्दीघाटी युद्ध के बाद कुंभलगढ़ दुर्ग को किसे सौंपा? तो सोनगरा मान सिंह को सौंपा। लेकिन कुछ समय बाद ही लगभग 1578 ईस्वी में अकबर के सेनापति शाहबाज खान इस दुर्ग पर कब्जा कर लिया गया था। ऐसा हमारे दुर्ग के बारे में कहा जाता है। दर्शनीय स्थल में बात करें तो यहाँ पर बादल महल मिलता है। कौन सा महल है? बादल। और बादल महल बहुत जगह है। उदयपुर में सज्जन को भी हम बादल महल कह रहे हैं, यहाँ कुंभलगढ़ में भी बादल महल है, बहुत जगह बादल महल। लेकिन अगर प्रश्न मुझे राजस्थान का बादल महल स्थित है तो आपका एक ही आंसर आएगा, और होगा जैसलमेर। कौन सा होगा? जैसलमेर, जो प्रॉपर बादल महल के नाम से जाना जाता है। जमीन से खड़ा है बादल महल, अपने आप में अस्तित्व रखता है ना। तो यहाँ बादल महल, जिसका निर्माण किसने कराया? महाराणा फतेह सिंह जी ने कराया। इस महल को भी दो भागों में बांटा गया, पुरुषों के लिए बनाया गया मर्दाना महल और महिलाओं के लिए बनाया गया जनाना महल बनाया। इसके अलावा यहाँ दर्शनीय स्थल में बात करें तो नीलकंठ महादेव मंदिर। कौन सा? नीलकंठ महादेव मंदिर है। यह मंदिर जो है नागर शैली में, किस शैली में? नागर शैली में मिलता है। लेकिन हमारा कर्नल टोड इसको नागर शैली मां का यूनानी शैली मानता है। यह जो मंदिर बना है कुंभा द्वारा बना, शिवलिंग यूं 5 फीट ऊंचा है, इतना ऊंचा शिवलिंग है और यूं घेरा वाला है। महाराणा कुंभा बैठकर शिवलिंग की पूजा किया करते थे। शिवलिंग के ऊपर अगर फूल रखा है वो फूल यूं पीछे गिर जाए तो महाराणा कुंभा यूं ले लेते थे। आप लोगों को गोल घूम के जाना पड़े, यूं खींचना पड़ता। महाराणा कुंभा इस शिवलिंग को अपने दोनों हाथों में यूं पकड़ लेते थे, पूरा शिवलिंग को 5 फीट ऊंचा और यूं घेरा, लगभग व्यास 5 फीट का होगा, उसको यूं पकड़ लेते थे। ऐसा कहा जाता है, न तो आपने देखा महाराणा कुंभा को, न मैंने, लेकिन ऐसा कहते हैं। 5 फीट से ऊंचा शिवलिंग यहाँ बना हुआ है। मंदिर की शैली में नागर शैली। नागर शैली कहां पर चली थी? उत्तर भारत में। बात करूंगा इस पर अपन बहुत जल्द। फिर बात करें यहाँ पर जाली रानी का माल्या बना हुआ है। इस क्वेश्चन को 1-2 एग्जाम में पूछा हुआ है कि जाली रानी का जो माल्या है, महल है, वो कहां बना हुआ? तो इसी दुर्ग में बना हुआ। यहां पर दो क्या चीजें? यहां पर 2 हमारे जल स्रोत है। क्या है? 2 यहाँ पर जल स्रोत बने। एक जल स्रोत का नाम है मामादेव कुंड। कौन सा है? मामादेव कुंड। और एक जल स्रोत है जालीबाव बावड़ी बनी हुई। मामादेव कुंड और जालीबाव बावड़ी। महाराणा कुंभा का अंतिम समय जो था, उस समय कुछ बीमार हो गए थे और कहते हैं उन्माद रोग, ऐसा कोई रोग था,
वो उन्माद रोग हुआ था, वो भक्ति भावना में लीन लेते थे मामादेव कुंड के निकट। वहीं पर भक्ति भावना लीन थे और माणा कुंभा का पुत्र उदय सिंह उर्फ उदा ने पीछे से पिताजी को कटार से मार डाला। ये मेवाड़ का पितृहंता कहलाया। आपके एग्जाम में यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान के ऐसे कौन कौन से क्षेत्र है जहां उनको पितृहंता कहा जाता है। जैसे मारवाड़ का पितृहंता राव मालदेव, कौन था? मालदेव, गागो को मारा है ना। उसी तरह से मेवाड़ का पितृहंता उदा कहला। उसी तरह से गुर्जर प्रत्यार में मीर भोज को कह रहे हैं। ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में पितृहंता से नाम से पूछा जाता है। फिर यहाँ पर एक कटारगढ़ दुर्ग है, लघु दुर्ग है, थोड़ा ऊंचे पे बना है। किसने बनाया? माणा कुंभा ने अपने निवास के लिए बनाया। वो यहीं पर खड़े होकर माणा कुंभा पूरे मेवाड़ को देख लेते थे, कहां कौन क्या आ रहा है, दूरबीन लगाकर देख लेते। अतः इस दुर्ग को, लघु दुर्ग को मेवाड़ की आंख कहते हैं। क्या बोलते हैं? मेवाड़ की आंख। कुंभलगढ़ को नहीं कहते, याद रखना। मेवाड़ की आंख हमारा कटारगढ़ कहलाए। अब ऑप्शन में कटारगढ़ भी आवे और कुंभलगढ़ भी आवे, तो आपका आंसर क्या होगा? कटारगढ़। वो कटारगढ़ ऑप्शन में नहीं है, केवल कुंभलगढ़ दिया है तो कुंभलगढ़ आएगा। तो वास्तव में मेवाड़ की आंख हमारा कुंभलगढ़ कहलाता है। क्लियर हो गया? सॉरी, कटारगढ़ कहला रहा है। अब बात करें अबुल फजल ने इसके बारे में क्या, बहुत ऊंचाई पर है, दुर्ग की ऊंचाई पर स्थित है। अबुल फजल ने कह दिया है कि इसको देखने पर सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती, क्योंकि इतनी बुलंदी पर बना, ऊंचे बना, देखने पर सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती। वो हमारा कटारगढ़ लघु दुर्ग के नाम से जाना जाता है। बस इतनी सी बात हम यहां करेंगे। इसके अलावा यहां पर उड़ना पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी, किसकी छतरी है? पृथ्वीराज, पृथ्वीराज सिसोदिया, पृथ्वीराज सिसोदिया छतरी यहां पर बनी हुई। और कितने खंभों की बनी हुई है? तो ये हमारे 12 खंभों की छतरी बनी हुई, खंभों की 12 खंभों की छतरी। चलिए बात करेंगे हम कुंभलगढ़ दुर्ग की। हेडिंग डालेगा कुंभलगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग की अपन बात कर रहे हैं। मेवाड़ रियासत का एक अंतिम दुर्ग जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है, कुंभलगढ़ दुर्ग। सबसे पहला लिखेगा स्थित कहां है? अरावली पर्वतमाला, गंध मादन पर्वत, क्वेश्चन लिखना, गंध मादन पर्वत, गंध मादन पर्वत, अरावली पर्वतमाला। क्वेश्चन है गंध मार्दन पर्वत, उदय राजसमंद। पहले उदयपुर कहलाता था, लेकिन राजसमंद जिला बना, उसके बाद ये राजसमंद में आ गया। गंध मार्दन पर्वत। प्रारंभिक निर्माता मौर्य शासक संप्रति, जो अशोक का पुत्र रहा है, सम्राट अशोक का पुत्र संप्रति। हाँ बेटा, पूर्ण निर्माण जो कराया माणा कुंभा द्वारा। हाँ, दोस्त आप ही का है।
ये पूरी बात ले लेता हूं। लघु मतलब छोटा है। ललित, सर मेरा नाम लो। अच्छा भाई, एक ललित नाम का एक लड़का कमेंट्स कर रहा है कि सर मेरा नाम लो। तो एक लड़का ललित शर्मा नाम का लड़का है ना, आपके ध्यान में रखना है। हाँ हाँ, बच्चा भावुक है कि मेरा नाम भी लो, तो उसका नाम लिया ललित, है ना। ललित है, ललिता है, फिर से देख लेता हूँ। हाँ, ललित है, ता नहीं है, टी ए नहीं है, टी है, ललित ही है। इमोजी भी उसने एकदम मायूस वाली भेजी है। सर आपकी सरकारी जॉब है या नहीं? नहीं, बिल्कुल ठाला आदमी हूँ, कोई काम नहीं करता हूँ, कोई काम नहीं है। हाँ हाँ, कमल मीर, कमल मीर, इसको मैं स्पष्ट लिख लेता हूँ, कमल मीर, कमल मीर, कमल मीर, कमल मीर। मच्छेंद्रपुर मेवाड़ शासकों की शरण स्थली और मेवाड़ की आपातकालीन राजधानी। और अगर एक और कहें तो माणा कुंभा की सैनिक मृदा का प्रतीक भी कहला रहा है उपनाम में। अगर आप चाहें तो एक पांचवा नाम लिख लेना, महाराणा कुंभा, माणा कुंभा की सैनिक या सेना मृदा का प्रतीक, कुंभा की सेना प्रतीक, सेना मिधा का प्रतीक, मेधा का, सेना मेधा, मिधा का प्रतीक, मिधा का प्रतीक कहला रहा है, प्रतीक उपनाम है, पांचवा उपनाम। और महाराणा प्रताप की आपातकालीन राजधानी जो रही वो हमारी चावंड अलग से है। और ये जो किला बनाया गया नागौर विजय के उपलक्ष्य, किसके ऊपर है? नागौर, नागौर युद्ध जीते थे, नागौर युद्ध विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया। और लगभग जो बनाया गया है, अगर यूं बात करें तो 1448 से 1458 ईस्वी, लगभग 10 साल के अंतराल में इस किले का निर्माण हुआ है। कोई सन इतना पूछने वाला नहीं है, दिमाग में रखें, ध्यान में रहे। मैंने आपको बहुत बार कहा है कि आपके नंबर कैसे बढ़े टेस्ट में, रोज का रोज पढ़े और प्रारंभ से लगाकर आज तक का भी रोज पढ़े। अब नहीं पढ़ पा रहे, जब मैंने शुरुआत में कहा था आपको कि रोज का रोज पढ़ेंगे तो आपका जो मैटर है वो आंखें आपके स्कैन करेगी। वो कम से कम जैसे जितने घंटे आप यहाँ कोचिंग के पढ़ते हैं उसके आधे घंटे, आधे का मतलब जितने, जैसे आप यहाँ 5 घंटे या 6 घंटे पढ़ रहे हैं तो कम से कम 3 घंटे आपको कोचिंग वाला मैटर 3 घंटे में रोज का रोज पढ़ना है। 3 घंटे का मैटर रोज का रोज। उसके अलावा 2 घंटे या 3 घंटे एक्स्ट्रा आपको कोचिंग के जितना भी शुरुआत से लगाकर आज तक लिखा है वो और पढ़ना है। जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे आपकी आंखें पूरा मैटर रीड करेगी और स्कैन करेगी। और उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने का प्रयास करें, आपकी परफॉर्मेंस बदलेगी, टेस्ट में आप नंबर 1 होंगे, टेस्ट में नंबर 1 हो जाएंगे। प्रयास आपको करना है। बात करते हैं इसकी विशेष विशेषता, लिखेगा कल्नर टोड ने इस दुर्ग की तुलना एस्ट्रुकन से की, लिखेगा विशेष बातों में।
कन्नड़ टोड ने दुर्ग की तुलना एस्टू कन ए आधा सा ट के नीचे र और ऊ की मात्रा एस्टू कन से की। एस्टू कन हमारा जापान में है, उससे इसकी तुलना करी है। कन्नड़ जहां गया है वहां हेडेक लेके आया है हमारे लिए। हाँ, क्या करें, भेज दिया तो क्या करें। और विशेषताओं की बात करें, ये हाँ जी, हाँ युद्ध, ये तो क्या टाइपिंग वालों ने गड़बड़ करी है। यह दुर्ग, यह दुर्ग राज्य का आवासीय किला, लिविंग फोर्ट, यह दुर्ग राज्य का आवासीय किला कहलाता है। एक दो बातें ये और लिख लेना। दुर्ग में जूनी, बिलवाड़ा बस्ती, बनी हुई है। यह राज्य का सर्वाधिक अभेद्य दुर्ग में आता है, अभेद्य दुर्ग में आता है। ये तीन बातें और विशेष पॉइंट लिख लेना है अकबर के बाद। और लिख लेता हूं, हल्दी घाटी युद्ध के बाद प्रताप ने दुर्ग दुर्ग को सोनगरा सोनगरा मानसिंह को सौंपा। ये तीन चार बातें और लिख लीजिएगा। दर्शन स्थल से पहले वो चार पॉइंट और लिख लीजिएगा, है ना। बहुत मैटर है दुर्गों में, बस जितना याद रह जाए वो अपने ऊपर है। वो चार पॉइंट उधर की ओर लिखने हैं दर्शन स्थल से पहले। वाह, कोई बात नहीं। कन्नड़ रोड की शादी नहीं हुई थी? कन्नड़ रोड की शादी हुई थी, शायद हुई थी क्या? नहीं हुई? मेरा तो शादी का कार्ड आई नहीं, पता ही नहीं। शादी तो सबकी हुई है, कोई कुंवारा नहीं रहा है ना। कोई कुंवारा नहीं रहा है। कुंवारा कौन रहता है? नहीं, ऐसा नहीं है कि शादी होती तो घर ही रहते हैं। मेरी शादी हो गई, मैं घर थोड़ी हूं, मैं भी घूम रहा हूँ, और वो भी गन चक्कर में। आप में से अनिल कौन है? अनिल? नहीं नहीं, सही बताओ, आप है? नहीं, कोई अनिल नहीं है, कोई अनिल नहीं।
अभेदन जिसको भेदा नहीं जा सके, अभेद्यक। हाँ, दर्शनीय स्थल से पहले ये 4 पॉइंट और लिखना है इधर वाले। आर्ट एंड कल्चर में सबसे बड़ा पॉइंट दुर्ग ही है, सबसे बड़ा। इसलिए कह रहा हूं थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, हाथ हाथ। थोड़े समय बाद इतने दुर्ग हो जाएंगे, खबर नहीं पड़ेगी कौन सा दुर्ग में क्या बसा है। मैंने आपको बताया राजस्थान में 4 किले ऐसे जिनको लिविंग फोर्ट, आवासीय किला कहते हैं। चित्तौड़गढ़, सोनारगढ़, लोहागढ़ और कुंभलगढ़, है ना, याद रखना। इसलिए एक इसको आवासीय किला में भी डाला गया है। सबसे बड़ा चित्तौड़गढ़, सेकंड पोजीशन पर आता है सोनारगढ़, फिर हमारा भरतपुर, लोहागढ़ और कुंभलगढ़। 4 आवासीय किले, लिविंग फोर्ट है। एग्जाम पूछ सकता है, एग्जाम में याद रखने की जरूरत है। बढ़ू आगे। दुर्ग के दर्शनीय स्थलों की बात कर रहे हैं। दुर्ग के दर्शनीय स्थल की बात करेंगे। लिखा दीदी? दुर्ग के दर्शनीय स्थल में सबसे पहले हम बात करें बादलमल, जिसका निर्माता महाराणा फतेह सिंह है। लिखेगा बादलमल और निर्माता फतेह सिंह। इस बादलमल को 2 भागों में विभाजित किया गया है। 2 भाग में है। एक कहलाया जनाना मल, जहां पे महिलाएं रहती थी, रानियां रहती थी, वो जनाना मल। और जहां पुरुष रहते थे वो मर्दाना मल कहलाया। सर आपकी एब्सेंट कभी नहीं रही कोचिंग में, कभी भी। सही बात है, मैं एब्सेंट बहुत कम रहता हूं स्कूलों में। भले ही होमवर्क करता नहीं करता, लेकिन एब्सेंट कभी नहीं लगती मेरी। पूरे साल भर में एक ही इनाम मेरे को मिला है, कक्षा 12 तक। पढ़ने में इतना होशियार नहीं रहा हूं, एवरेज विद्यार्थी हूं। एक ही पुरस्कार मेरे को साल भर में वार्षिक उत्सव में मिलता था, 100% अटेंडेंस अवार्ड। हिम्मत मेवाड़ा। भले मार खाते, डंडे खाते, यहां पढ़ते, लेकिन स्कूल जरूर जाते। किस चक्कर में? क्या पढ़ने जाते? और कौन सा चक्कर है? ये लफड़े आपके जमाने में थे, मेरे जमाने में नहीं थे यार। हाँ हाँ, बहुत सीधे साधे रहे हम, खबर नहीं पड़ती क्या हो रहा है। ये बता, अब आजकल ना ऐसे। तो अटेंडेंस हमेशा रही मेरी, तो कोचिंग पे भी अटेंडेंस मेरी रही है। कोई टीचर नहीं आता, उसकी जगह मैं पढ़ाना आ जाता हूँ। हाँ
अगला दर्शनीय स्थल लिखिएगा नीलकंठ महादेव मंदिर, लिखिएगा नीलकंठ महादेव मंदिर। नीलकंठ महादेव मंदिर जिसका निर्माता माणा कुंभा है, और यहाँ पे जो शिवलिंग है वो 5 फीट ऊंचा है, और मंदिर की शैली है वो नागढ़ शैली है। मंदिर की शैली क्या है? नागढ़ शैली। ठीक है। फिर अगला जो दर्शन स्थल है वो है जाली रानी का माल्या बना हुआ है। यहाँ पर जाली रानी का माल्या, और 2 पानी के स्रोत है, मामादेव कुंड और जालीबाव बावड़ी। उधर के सब लिखने के बाद आपको 108 अग्नि वेदिका लिखनी है, वेदी मंदिर, कुंभ शामी विष्णु मंदिर लिखना है, और पृथ्वीराज सिसोदिया छतरी लिखनी है। घबराए नहीं, पेन खत्म हो जाए तो मेरे से ले लेना नया। हाँ, पैसे की कहां जरूरत है, वो तो नोट दूंगा, आप निश्चिंत रहो, मेरी ओर से आपको मिल जाएगा बहुत जल्द। अभी महीना कौन सा चल रहा है? जेठ महीना खत्म होने में है, 1-2 दिन में। जेठ महीना खत्म होने में 1-2 दिन में है ना। बदमाश हो रहा क्या कह रहा है? जेठ महीना खत्म होने में है, आषाढ़ महीना आएगा, आषाढ़ महीने में गुरु पूर्णिमा आएगी, है ना, ठीक है, 1 महीने बाद उस दिन आपको कुछ मिलेगा। चलिए, क्या करता है बेटा? नहीं, बोला आपने बराबर है, लेकिन वो उसको कोई नाम हम कुछ और ले लेते हैं, है ना, इसलिए। हाँ बेटा, हाँ बेटा, नोटबुक भर गई, कोई बात नहीं, खींचा खींची मत करो। हाँ, नहीं दिलाता हूँ, दिला दूंगा। मेवाड़ की आंख कटारगढ़ दुर्ग माणा कुंभा ने बनाया है। उपनाम मेवाड़ की आंख खिला रहा है, कन्नड़ हमारे अबुल फजल का है। ये इतनी ऊंचाई पर स्थित जिसे देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। ये लिखने के बाद फिर ये 3 दर्शनीय स्थल और लिख लीजिएगा। अग्नि वेदिका 108 अग्नि वेदिका है, जाली रानी का माल्या है, और पृथ्वीराज सिसोदिया छतरी 12 खंभों के जिसका वास्तुकारा है धसण गणा, धणस गणा। एग्जाम की दृष्टि से कंटेंट बहुत ज्यादा लग रहा है, अब क्या करूं, कब ज्यादा लग रहा है तो। हाँ, ये कटारगढ़ के बाद ये 3 दर्शनीय स्थल और लिखने, 108 अग्नि वेदिका वेदी मंदिर, कुंभ स्वामी विष्णु मंदिर। कुंभ श्याम मंदिर जो था वो चित्तौड़ में, और ये कुंभ शामी मंदिर है जो कुंभलगढ़ में, और पृथ्वीराज सिसोदिया छतरी 12 खंभों से निर्मित। हाँ, ये बात तो सही है, मेरे जीवन में जल्दी रही है हर समय।
ये मेरी गलती नहीं, शायद जब से जन्म लिया तब से मेरे ऐसे ही आया है कि हर चीज में जल्दी, काम जो करता होमवर्क उसमें भी जल्दी, बोलता हूँ जल्दी, खाता भी बहुत जल्दी हूँ। दादाजी बहुत डांट के गए हैं जीवन में, और पापा के सामने, पापा के दादाजी के सामने कभी खाना नहीं खा पाया, रोज डांटते थे, इतनी क्या जल्दी खाना खा लेता है, 5 मिनट में 4 रोटियां डमाडम डमाडम ये खाइन रवाना, 5 से 7 मिनट नहीं हो, ऐसे ही है, क्या करें। हाँ, वो शैतान का तो होता ही है, पर कुछ काम अपने भी होते हैं, है ना। सचिन, समझ में आ रहा बेटा? हाँ, तेरा बहुत डर लगता बेटी। उदयपुर संभाग के बहुत इंपॉर्टेंट दुर्ग हमारे यहीं समाप्त होंगे, कोटा संभाग की ओर बढ़ेंगे। सिर्फ समझाऊंगा, लिखाऊंगा नहीं, घबराए नहीं, सिर्फ समझाऊंगा आपको, है ना। लिखा, हाँ, राजा गोरिया नहीं लिखाऊंगा, नहीं नहीं, है ना, नहीं लिखाऊंगा, सिर्फ समझाऊंगा, और कल भी समझा के फिर लिखाऊंगा, निश्चिंत रहें। गोरिया का मतलब समझते हो? मतलब, हाँ, ब्यूटीफुल, आप दोनों जैसे वैसे ही हो। हाँ, आपस में मत देखो, नजर लग जाएगी। लघु का अर्थ छोटा होता है, स्मॉल, लघु दुर्ग, लघु दुर्ग मतलब छोटा दुर्ग, दुर्ग के अंदर ही लघु दुर्ग, उप दुर्ग कह सकते हैं। एक बार कुंभलगढ़ को देख लेते हैं, ठीक रहेगा, देख ले कुंभलगढ़। एक बार तो ये देखिएगा, दुर्ग को देख, आ रहा है, चालू हो गया है तो एक बार ये देखिएगा, दुर्ग की दीवार देखेगा, कहां से कहां तक यूं फैली हुई है, पूरा अरावली, पूरी अरावली पर्वतमाला के अंदर बना हुआ है, हर तरह की चीज देखेंगे। फिर देखेगा ये दुर्ग है, इसकी ऊंचे पर ये है कटारगढ़, ऊपर ही ऊपर बना हुआ है, बिल्कुल तल ऊपर ऊपर में बना हुआ है, पहाड़ी की जो ऊपरी हिस्सा है उसमें बना हुआ है। दीवार देखते हैं, इस प्रकार की दीवारें इस दुर्ग में बनी हुई है, देखिए आपको चारों तरफ दीवारी दीवार दिख रही है। सेम वही दिख रहे हैं, द्वार तो बहुत है। मंदिर की बात करूं, वो नीलकंठ अंदर नहीं दिख रहा है, अंदर वाला सर्च करना पड़ेगा, बस बाकी तो सेम दिख रहा है। अलग अलग पात्र में, पार्ट में दिख रहे हैं, पिक दिख रहे हैं आपको। यही है खास देखने लायक, बहुत अच्छा दुर्ग है। यूट्यूब पे चलावें, इसमें देखें क्या? बंद करना पड़ेगा भाई, दूसरा चलाऊं तो फिर देखो, जो बोलो मत, बोलो मत।
क्योंकि आपका माइंड भटक रहा है, दूर की तरफ आपका ध्यान ही नहीं है। दीदी किस कह रही है उसकी तरफ जा रहा आपका मन। चलिए बाकी बातें कल वाले क्लास में करते हैं, ठीक है? क्या कह रहे हैं? बहुत इंपोर्टेंट जानकारी हमने प्राप्त करी है, परीक्षा उपयोगी जानकारी हमने ली। हाँ, बेस और कर देख लेते हैं। ओहो, कहाँ आ रहा है ये? गलत आ गया है। हाँ, ये देखो पहाड़ी पे बना है। बस बाकी तो क्या चलिए धन्यवाद, फ्री हैं आप लोग।